नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं बाजार को लेकर हमारा ये प्राइम टाइम शो पावर ट्रेड और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पर ग्लोबल मार्केट का हम पूरा अपडेट आपको देंगे। सेंटिमेंट किस तरह से बिल्ड हो रहे हैं मार्केट्स के लिए, उसकी जानकारी लेंगे और इस तेजी के बाद बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर अपने एक्सपर्ट का भी व्यू लेंगे। खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट तो रोज की तरह होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाजार में 6 दिनों की तेजी के बाद कल हमने एक पॉज देखा है और पॉज अच्छी चीज रही, कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई। जो गेंस थे शुरुआती बाजार ने उसको बस इरेज किया और सपाट क्लोजिंग हुई 10 अंकों की हल्की सी तेजी के साथ। क्या बाजार में बाय ऑन डिप्स बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वो 4 तस्वीरें लेकर आते हैं जिनके जरिए आपको पता चलेगा कि आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो कहां पर रहने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। कल हमने डाउ जोन्स में लोअर लेवल से करीब 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखी है, सपाट क्लोजिंग हुई है। हालांकि नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में हमने देखा कि करीब 80 अंकों के आसपास की तेजी रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 60 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर। देखिए करीब 1100 से ज्यादा दिन हो गए हैं युद्ध को शुरू हुए और अब आंशिक युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बैठक हुई है अमेरिका की मध्यस्थता में और बैठक के पॉजिटिव आउटकम आए हैं। ब्लैक सी में और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों देश अब हमला नहीं करेंगे और इसको लेकर सहमति बन गई है। लेकिन टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं। कॉपर की जो कीमतें हैं वो नए शिखर पर हैं और हम देख रहे हैं कि इस साल में करीब 27% के आसपास का उछाल आ चुका है कॉपर में। कॉपर जरूरी क्यों है? कॉपर एक बड़ा इंडस्ट्रियल मेटल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। स्पेशली अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो वायर एंड केबल में तो कॉपर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये एक ट्रिगर का काम कर सकता है। इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। एफआईज लौट आए हैं, 4 दिनों की लगातार हमने बाइंग देखी है और पिछली बार 4 दिन की बाइंग कब हुई थी लगातार, ये मुझे तो याद नहीं है। ये डेटा में जाके थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। लेकिन अच्छे संकेत हैं एफआईज की तरफ से। लॉन्ग होल्डिंग आप धीरे धीरे करके देखिए 30% के ऊपर आ गए हैं और अगर ये लॉन्ग होल्डिंग बढ़ के यहां से 40% 50% पर होती है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि बाजार में लिक्विडिटी का, हॉट मनी का फोर्स आएगा और बाजार को यहां से और ऊपर ले जाने को तैयार होगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एनसीसी का शेयर फोकस में रहेगा। बड़ी तेजी के लिए तैयार रहिए क्योंकि ऑर्डर बड़ा है। करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है बीएसएनएल से। भारत नेट नेटवर्क के मेंटेनेंस को लेकर ये ऑर्डर मिला है एनसीसी को और इसके चलते ये फोकस में रहेगा। इरेडा लोअर लेवल से हम शेयर में बाइंग देख रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग का काम करती है, सरकारी ये कंपनी है। 30,800 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी का प्लान है और टियर 2 बॉन्ड से कंपनी ने 900 करोड़ रुपए जुटा भी लिए हैं। तो ये कुछ ट्रिगर्स और कुछ शेयर्स जो आज आपके फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बातचीत करते हैं। ग्लोबल बाजार से संकेत ठीक ठाक है। अमेरिकी बाजारों में कल हमने एक स्थिरता का दौर देखा और जो कमजोरी आई भी उसके बाद हमने देखा कि लोअर लेवल्स पर बायर्स एक्टिव हुए अमेरिका में और उसके चलते डाउ जोन्स आपको भले दिखेगा कि ये 4 अंकों पर बंद हुआ है, लेकिन दिन के निचले स्तर से करीब 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमने देखी। हालांकि अगर हम लार्जली कहें तो एक रेंज बाउंड ही ट्रेड था अमेरिकी बाजारों में। नेस्डेक में 83 अंकों के आसपास की तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। देखिए टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल ये संकेत दिए हैं कि उनका रुख थोड़ा सा लचीला हो सकता है। अब जो सभी की नजरें हैं वो है 2 अप्रैल से लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि एक देश जितना टैरिफ लगा रहा है उसके बराबरी का टैरिफ अमेरिका भी लगाने को लेकर तैयार है। किस पे कितने टैरिफ लगते हैं, क्या रियायत मिलती है, क्या रिलैक्सेशन मिलती है, ये आगे देखने वाली चीज जरूर होगी। लेकिन थोड़ा सा माहौल नरम जरूर हुआ है टैरिफ को लेकर और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में तेजी का माहौल लौटा है। एक आंकड़ा आना था अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। लगातार चौथे महीने हमने देखा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में कमी आई है। कहीं ना कहीं लोग अपने पैसे को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर थोड़े कॉशियस हुए हैं टैरिफ को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस रहे हैं उसके चलते। अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की अगर हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करें तो उस पर बड़ा डेंट लगा है क्योंकि 12 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जो रीडिंग आई है वो आई है 65 की। 65 की रीडिंग काफी कम है। देखिए 80 के नीचे की जो भी रीडिंग आती है उससे ये माना जाता है कि शायद एक मंदी की आशंका बन सकती है। तो ये एक सिनेरियो जरूर है, थोड़ा सा ये दूर की चीज है।
लेकिन ये आंकड़े में जरूर ये चीज दिखी है। एशिया की बात करें, एशिया में लार्जली अगर आप देखेंगे तो बाजार आज बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार निक्की में लगातार दूसरे सत्र में तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा हांगकांग के बाजार में कल बड़ी डिप हमने देखी थी, आज वहां पर स्ट्रेंथ लौटी है और हांगकांग के बाजार में करीब करीब 150 पौने 200 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। चीन के बाजार में, कोरिया के बाजार में हल्की हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है रियाद से पॉजिटिव खबर आ रही है, सऊदी अरब की राजधानी। देखिए, अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर एक बैठक हुई 3 दिनों की, और बैठक के बाद रूस और यूक्रेन 2 चीजों को लेकर सहमति हुए हैं। एक तो सहमति यह बनी है कि दोनों देश एक दूसरे की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करेंगे। दूसरा, ब्लैक सी में भी एक दूसरे पर वो अटैक्स नहीं करेंगे। तो ये एक सहमति बनी है। रूस ने यह कहा है कि जब तक वहाँ के एग्री एक्सपोर्ट को, इसके अलावा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट का एक्सेस बाकी दुनिया के लिए नहीं मिलता है, तब तक वो ब्लैक सी वाला करार नहीं मानेंगे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसको एक वेलकम स्टेप बताया है। देखते हैं कि और क्या कुछ होता है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर, उसको खत्म करने को लेकर वो कोशिशें करेंगे। कच्चे तेल की बात करें, क्रूड में हमने थोड़ी सी मजबूती देखी है, $73 के ऊपर है। और सोने की बात करें तो सोने में तो एक रेंज बाउंड कारोबार है, भाव जो है $3020 के आसपास के। लेकिन इसके अलावा एक जो बड़ी चीज हो रही है, जो बड़ी मुसीबत थी भारतीय बाजार के लिए, अब हो सकता है कि वो बड़ी ताकत भी बने, वो है एफआईज के लगातार चौथे सत्र में हमने बाइंग देखी है। कल के सत्र में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी का आंकड़ा है, और जो लॉन्ग होल्डिंग है वो पहुंच गई है 30% के ऊपर जाकर 30% के ऊपर है। 4 सत्र की लगातार बाइंग एफआईज की कब हुई थी, ये डेटा थोड़ा निकालना पड़ेगा। लेकिन डिम्पी, जो चीजें बाजार को परेशान कर रही थी, अब वही चीजें देखिए रिवर्स हो रही हैं और बाजार को मजबूती भी प्रदान कर रही हैं। एफआईज के आंकड़ों को लेकर आपका क्या विश्लेषण है? और ये लॉन्ग होल्डिंग, मान लीजिए कि अगर ये 30% से महीने भर में बढ़ के अगर 40-50% के रेंज में चली गई, तो आपको क्या लगता है कितना ताकत देगा ये बाजारों को? देखिए, अगर ये 50% हो गई, जो हाइपोथेटिकल आप सिचुएशन बता रहे हैं, तो आपने हाई के करीब पहुंच जाएंगे, इतनी बड़ी बात बोल सकता हूं मैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमने कल भी देखो आपके सामने इसी समय ही, करीब आज से 24 घंटे पहले ये बात बोली भी थी कि मार्केट्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च हो चुका है। बाजार के अंदर अब नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नया ब्लड लाने की ज़रूरत है। इस समय आप पुराने वाले से बहुत दिनों तक शॉर्ट्स कवर थोड़ी करेंगे। और मैंने आपको कल एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर चलना है, 60 किलोमीटर तक आपने अपना सारा खाना खा लिया, सारी एनर्जी तो आपने कंज्यूम ही कर ली, फिर आप 40 किलोमीटर कैसे चलेंगे? ये बात तय है कि आप चले जाएंगे, लेकिन चलेंगे कैसे? आप तो पाँव नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपको फिर फूड चाहिए, आपको खाना चाहिए। उसके लिए तो खाना कहीं ना कहीं से तो लाना होगा, या तो कोई आदमी आपको दे के जाए, या तो पुराने बैग में टटोलो कि कहीं ना कुछ मिल जाए। बैग में तो आपने सारा खा लिया, तो नया आदमी चाहिए अब आपको। तो एग्जैक्टली कल हमने यही बात आपके सामने रखी, और हमने कल 23,800 का रेजिस्टेंस भी आपको बताया, 52,000 का रेजिस्टेंस की नोटिस करवाया था। और आप एग्जैक्टली चेक कर लो कि 23,800 से ऊपर से फिसला मार्केट, 52,000 से भी मार्केट पहुंचा, लेकिन वहां से भी फिसला मार्केट, और बाकायदा डेज लो के आसपास जाके बंद किए। मैं बाजार के इस समय, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई अच्छा नहीं लगेगा कि बाज़ार और चलेगा, बट मेरा ऐसा मानना है, और इनफैक्ट मेरा भी छोड़ दो, क्या डाटा का ऐसा मानना है कि इस समय मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेशन करने के मूड में आएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन क्योंकि आपने एफआईज का ही पूछा है, मैं एफआईज का बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको और भी पहले बताई थी, मेरे लिए ग्लोबल मार्केट्स में ना ही वीकली डाटा की कुछ खास बड़ी इंपॉर्टेंस इस समय है, ना ही किसी और चीज़ की। एक खबर की मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, और मैं पिछले हफ्ते से वेट कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं है। वो खबर है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुक जाना, कम से कम 30 दिन के लिए रुकेगा। पहली बार जो बातचीत चल रही है उसमें 30 डेज़ का होल्डिंग होगा। अगर ये भी हो जाता है तो कम से कम इंडियन मार्केट भी इसको जश्न के रूप में देखेगा, और इसको अभी डिस्काउंट करना बाकी है। बोले सर आपको कैसे पता है इसको डिस्काउंट करना बाकी है? वो इसलिए पता है क्योंकि अभी तक जो बाजार चला है वो सारा इंटरनल और अपने शॉर्ट कवरिंग के डाटा से चला है। अभी इसमें ग्लोबल मार्केट्स का कोई भी बड़ा हिस्सा ऐड होके नहीं आया। अगर ऐसे ऐड होने के आता होता तो अभी तक ये आपको गिरता ही नहीं बाजार इतना, क्योंकि जब तक आप गिरते रहे तब तक तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे। तो ये तो बात तय है कि अभी ग्लोबल मार्केट से हम सिंक नहीं हुए हैं। सिंक होने के लिए ऐसी बड़ी खबरें, हेडलाइंस वाली खबरों के साथ हम सिंक होंगे, अभी पूरी तरह से सिंक नहीं हुए हैं। तो ये पॉइंट अभी आप नोटिस करके रखिएगा। गुड न्यूज़ हमको और मिलेगी,
बट वो कब मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, अभी पता नहीं है उसका। तो ये पॉइंट आपका एक हमेशा ओपन एंडेड छूटा रहेगा जब तक ये रूस और यूक्रेन वाला मामला सेटल नहीं होता। अब आ जाते हैं आपके FIs वाले पॉइंट्स पे। FIs की कल होल्डिंग 2% घटी है। ये मैंने आपको कल भी नोटिस कराया था कि अब उनकी स्पीड कम हो गई है। जो पहले 15, 18, 20, 24, 26, 30, 32 तक पहुंचे थे, वो एकदम से कल 32 पे आके रुके और यानी कि कल के सेशन में 2% घटे हैं। अब उनकी होल्डिंग्स हो गई है 30%, लेकिन ये कम नहीं है, 1-2% तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, हमेशा होगा। तो 30% पे भी FIs लॉन्ग है। DIs की जो लॉन्ग होल्डिंग है 71% के आसपास की, और अभी भी उस पर ही टिके हुए हैं। तो 70% DIs का होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 55% हो गया है रिटेल, तो रिटेल के पास अभी भी पोजीशन अच्छी है। तो रिटेल को अभी 5% और घटना होगा और FIs को 5% और बढ़ना होगा। अभी आज आपने मेरे से फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि 40 और 50% तक अगर FIs हो जाए, तो मैंने कल भी आपको आपके बिना क्वेश्चन पूछे ये जवाब दे दिया था कि मेरे को लगता नहीं कि FIs 40% से ज़्यादा पोजीशंस अभी मार्केट के अंदर खड़ी करेंगे। एक क्वार्टर के नंबर्स वो ज़रूर देखना चाहेंगे। आप भी देखेंगे, अगर आप उनकी जगह मैं खड़ा कर दूं तो आप भी ज़रूर देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी के अंदर या बैलेंस शीट्स वगैरह के अंदर कंपनीज़ की क्या हो रहा है। वो एक बात अलग होती है कि मार्केट्स के अंदर आपका लाइट हो गया, वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वैल्यूएशन अच्छी है कब तक टिकेगी ये चेक कैसे किया जाएगा? ये तो फिर सारे मैक्रोस डाटा से चेक होगा कि गवर्नमेंट के रोल क्या रहेगा, इन्फ्लेशन क्या रहेगी और मैक्रोस क्या रहेंगे, है ना, सरकार कंपनीज़ के बैलेंस शीट्स क्या कहेंगी, इसमें सारी चीज़ें। तो फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि एक तो ये 40% से ऊपर FIs की होल्डिंग जल्दी नहीं बढ़ेगी। सीरीज़ की हम एक्सपायरी कर रहे हैं, तो इसलिए अगले 2 दिन पूरी तरह से शांति, यानी कि 26 और 27 तारीख थोड़ी शांति का रहेगा। आप ये मेरे से कह सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी तो 50 पॉइंट ऊपर है, आप कैसे कह सकते हैं कि शांति है? बॉस, जो कल डैमेज किया आपने ऊपरी स्तरों से, सिर्फ वही रिपेयर होने के लिए ओपनिंग का लेवल मिल रहा है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर बनेगी। आप अगले 2 दिन, आपको छोटे मोटे काम है, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं, आपको छोटे मोटे काम है अपने कर लो, बाजार कहीं नहीं जा रहा है अभी फ़िलहाल। डाटा तो यही बता रहा है, आगे कुछ और खबर आ जाए, कोई और मामला हो जाए तो वो मैं कह नहीं सकता। फ़िलहाल अभी अगले 2 दिन के लिए पूरी तरह से कंसोलिडेशन लगता है मार्केट का। 23,500 एक सपोर्ट रहेगा, 23,800 और 24,000 का रेजिस्टेंस बैंड है। आगे चल के मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बता देता हूँ, लेकिन रफ में जो मैंने तीनों चीज़ें नंबर्स आपको बताए कि 30% FIs, 71% DIs और 55% पे ये जो रिटेल खड़ा है, ये जस का तस है। थोड़ा रिटेल को घटना होगा और थोड़ा FIs को बढ़ना होगा। अगर 1-2 दिन में ऐसा नहीं होता तो फिर ये प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो 1 दिन ही हुए हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, 1 से 2 दिन में ये रूटीन एक्सरसाइज वापस से कंटिन्यू होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत FIs की होल्डिंग बढ़े, भले 2-2% से बढ़े और रिटेल की थोड़ी होल्डिंग घटे। एक पॉइंट के साथ मैं ख़त्म कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए ज़रा आप वो लेके आएंगे इसमें इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर। कल इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर प्लस आया है, कल कैश का नंबर प्लस आया है, कल फ्यूचर्स का नंबर प्लस आया है। ये बाजार की स्ट्रेंथ को बताने के लिए सफिशिएंट है। भले आप टूटे हो, लेकिन कल इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर काफ़ी हद तक प्लस हैं। कहेंगे तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। कल इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर प्लस का था, वो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, आपकी स्क्रीन पर लिखा है। इससे पहले आप रोज़ माइनस देखते थे जब बाजार चलता था। कल बाजार रुका है, इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर पॉजिटिव आया, वो भी बड़े ही क्वांटम में आया, 25,000 का। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर भी थोड़ी कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। ये इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर वही बता रहा है। जब मार्केट को चलना होता है, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर ऑप्शंस का माल काटता है, फ्यूचर्स में माल डालता है, कैश में डालता है। लेकिन जब बाजार को रोकना होता है, ऑप्शंस में माल डलता है और फ्यूचर और कैश में हल्का ट्रेड होता है। आप देख लो, दोनों लेवल्स चेक कर लो, आपको एज इट इज ही दिखेगा। ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला है, किसी किताबों में लिखा नहीं है। ये बहुत सालों की मेहनत और सब चीज़ों को समझने के बाद हम आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, ये FIs के आंकड़े और कुछ वायदा के आंकड़ों का भी विश्लेषण हमने पहले ही कर लिया एडवांस में थोड़ा सा। लेकिन निफ्टी पर आते हैं और कल हमने देखा कि एक वोलेटाइल सेशन रहा, कंसोलिडेशन साफ दिखा और आखिरकार जो बाजार बंद हुए दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुए, 10 अंकों की हल्की सी तेजी। निफ्टी लोअर लेवल पर हमें मतलब देख रहे हैं कि मतलब ये जो उतार चढ़ाव थोड़े से हुए कल, ये दिख रहा है कि थोड़ा लोग एक्टिव हो रहे हैं जो ही बाजार थोड़ा डिप दे रहा है। अब आप कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, मैं भी मान के चल रहा हूं कि नहीं, वो होना भी चाहिए और वो लाजमी भी है। अब नीचे अगर बाजार जाए, मान लीजिए अभी 23,000 हम 600-700 के आसपास का स्तर देख रहे हैं, अगर किसी को मिलता है अगर निफ्टी 23,400-500 पे बाइंग करनी चाहिए, बाय ऑन डिप का बाजार परफेक्टली इन प्लेस है।
100% है बाइंग ऑन डिप्स। बाइंग ऑन डिप्स तो हमने आपको 22,800 में ही बोल दिया था कि आप तब वेट मत करना, जिस दिन आप 22,800 की लक्ष्मण रेखा को पार कर लोगे उस दिन से मार्केट बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट हो गया था। ये तो आप बहुत ऊपर आ गए हो, 22,800 देखो और आप 23,600 देखो, ऑलमोस्ट आप 800 पॉइंट ऊपर हो। तो बाइंग ऑन डिप्स तो ऑलरेडी हो ही चुका है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। मैं एक चार्ट अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। निफ्टी का वो चार्ट है, आप जरा उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने वो बकायदा वही लक्ष्मण रेखा वगैरह सारी चीज़ें आपके लिए खींची है, सब आपको नोटिस हो जाएगा। एक बार जरा आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। हाँ इस स्क्रीन पे मेरा चार्ट लेके आइएगा। अब मैं आपको जरा लेवल के हिसाब से, ये आ गया आपके स्क्रीन, ये देखिए हमने डॉट डॉट वाली लाइन आपको ड्रॉ करके बताई थी, आपको याद भी होगा इनफैक्ट, है ना। ये वही लाइन है, यहाँ से आके पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो गया था और आपने बैक टू बैक देखा। कल पहली बार रेड सिग्नल आपको दिखा और ये भी बहुत छोटा है, कोई किसी कैंडल को एनगल्फ नहीं किया, किसी को खाया नहीं है, तो सिर्फ साइड में रुक गया है। ये कन्वर्जन फिर से पॉजिटिव हो सकता है आज में, है ना। तो कहने का बस मेरे मतलब ये है कि बाजार अभी गुड फेज में है, बाइंग ऑन डिप्स के फेज में है, जब तक ये डॉट डॉट वाली लाइन को तोड़ता नहीं है। और ये तो 22,800 जो बहुत नीचे है। मैं आपको 2 सपोर्ट और बता देता हूँ इसके ऊपर के भी, ताकि आपको कोई चिंता ना हो और आराम से बाजार वहाँ पे रुकेगा भी। देखना, पहला है 23,500, मैं एक कंडीशन के साथ 23,500 को बोलता हूँ सपोर्ट। पहला, अगर 2 दिन में, ध्यान रखिएगा बात मेरी, गौर से सुनिएगा, अगर 2 दिन में 23,800 के ऊपर हम क्लोज नहीं करते तो आप 23,500 को टेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। गौर से सुनेगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, 23,800 को अगर आप 2 दिन में यानी आज और कल में पार नहीं करते और क्लोज नहीं करते तो आप 23,500 100% देखेंगे, 100% देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 23,300 ये मेगा सपोर्ट एरिया है अब आपका, ये जल्दी जल्दी जाएगा नहीं और आपको तोड़ने भी नहीं देगा। तो 23,300 कौन सी जगह है, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर आप ये येलो कलर की लाइन देख पा रहे हैं मेरी। ठीक, बस यहीं तक ही मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर कम से कम अगले 2-5 दिनों के अंदर ऐसा ही ट्रेड होगा। उसके बाद में फिर देखेंगे क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए आप इसी को ऐसे ही मान के चलिएगा। अब इस डाटा को हटाइए, चार्ट को हटाइए, सारे डाटा जो चलाना है वो स्क्रीन पर दिखाते जाइए। 2 पॉइंट्स मैं और बोल देता हूँ। पहला, प्रीमियम्स खत्म हो गए हैं, डिस्काउंट आ गया है। प्रीमियम खत्म होने का मतलब ये होता है कि इच्छा शक्ति कम है। चलो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मैं सामने वाले आपको पैसे दे देता हूँ, आपसे बोलता हूँ बॉस 2 लाख रुपए का एक लॉट आता है, 10 लाख रुपए लो, 5 लॉट ले लो, क्या आप लोगे? आप मेरे को बताइए कि आप ले लोगे? बोले नहीं हम तो ले लेंगे जी, हम 2 लॉट ले लेंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ मार्केट के अंदर हो रही है। आपके पास उतना कन्विक्शन नहीं है कि आप पूरे का पूरा पैसा डाल दो, लेकिन यही 10 लाख रुपया अगर मैं आपको 22,000 के लेवल पे देता तो आप 100% कैपिटल इन्फ्यूजन कर देते। क्यों? आपको उस समय आपको खुद फील हो रहा था कि मार्केट काफ़ी लाइट है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस जगह पर आके अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। मार्केट काफ़ी लाइट है, ये क्वेश्चन अभी भी ठीक है। और एक और बात, ये एक्सपायरी जब आती है ना, तो कहने को एक्सपायरी होती है ये 1 दिन का इवेंट है, 1 दिन का इवेंट नहीं है, ये पूरे महीने की डायरेक्शन तय करता है। आपको ध्यान है मार्च की जब एक्सपायरी बिल्कुल सही समय पे आई थी, उस समय आप डीप पेसिमिज्म में थे। एक्सपायरी ने आपके शॉर्ट्स को रुकवा दिया, शॉर्ट्स और होने से, नहीं तो आप तो खाली हो जाते, ऐसा समझ लो आप, है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज हम थोड़ा चले हुए हैं और सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ये आपको रोकेगी वापस से और थोड़ा हाथ बदला करवाएगी। हाथ बदला बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। रोल ओवर के नंबर चेक करते रहना। चलो मैं आपको बता देता हूँ इस समय का रोल ओवर कितना है। 41% का निफ्टी का रोल ओवर है और बैंक निफ्टी का 60% का रोल ओवर है। अभी निफ्टी में रोल ओवर पूरा नहीं हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी में लोगों ने हाथ झाड़ के साफ सफाई करके अपना आराम से बैठ गए, बॉस जो हमें करना था कर लिया। लेकिन निफ्टी के साथ नहीं हुआ। अभी निफ्टी में भी आईटी इंडेक्स का, मेटल इंडेक्स का, ऑटो इंडेक्स का अनडिसाइसिव है। इन तीनों में भी क्या होगा अभी थोड़ा पता नहीं है। तो इसलिए निफ्टी के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनके डाटा क्या कहते हैं। तो इसलिए निफ्टी भी थोड़ा होल्ड करना। मेरे को लगता है निफ्टी थोड़ा और खींचेगा, बट अभी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ होगा। छोटा मोटा डिप मिल जाए 100% प्लस करना, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना कि 23,500 कमज़ोर सपोर्ट है, 23,300 मेगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 2 सपोर्ट की मैंने आपको नेचर भी बता दिया कि इन दोनों में सीमेंट कितना लगा और कितना लोहा लगा हुआ है। 23,500 थोड़ा कमज़ोर लेंटर है और 23,800 मजबूत लेंटर है। और अगर आप 23,800 देखेंगे तो 23,800 से रेजिस्टेंस का खेमा शुरू होता है, या वैसे समझिए कि आप दुश्मन के एरिया में जा रहे हैं और वो बॉर्डर लाइन है, बफर जोन है। आप वहाँ पे घुस तो गए, लेकिन अब आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। ये 23,800 से शुरू हो जाएगा। 23,800 तक आपकी अपनी ज़मीन है। आप जैसे आपको करना है वैसा करो, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे।
बराबर है जी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लेवल्स बता दिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके 2 दिन ट्रेड ना करें, आपके सारे पैसे खा लिए जाएंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो 23,500 की कॉल, 23,500 के पुट सामने स्क्रीन पे दिखा दो, 23,800 की कॉल, 23,800 की पुट सामने स्क्रीन पे दिखा दो, आपको पता लग जाएगा। दोनों के पैसे खा ले जाएगा। एक ही टेबल पे बैठे दोनों आदमी हैं, दोनों ही आदमी पैसे गंवा रहे होंगे। विश्लेषण हो गया। 7 सत्र की लगातार तेजी हमने देखी थी निफ्टी बैंक में और कल जाके उस पे हॉल्ट लगा है। हालांकि ज्यादा कोई प्रॉफिट टेकिंग आई नहीं, बहुत हल्की सी गिरावट के साथ ही निफ्टी बैंक बंद हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 सत्र में करीब 3,000 पॉइंट की रैली हम निफ्टी बैंक में देख चुके हैं। डिम्पी, निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीसी बैंक, फिर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये तमाम शेयर कहीं कोई शेडिंग हम देख नहीं रहे हैं। थोड़ी बहुत एक आध सत्र की गिरावट आ जाए, अदरवाइज मोमेंटम लगातार पॉजिटिव बना हुआ है और हम आरबीआई की तरफ से भी लिक्विडिटी इंजेक्ट होते हुए हमने देखा है और पॉलिसी का भी सहारा मिला है। क्या निफ्टी बैंक की तेजी आपको लगता है कि बरकरार रहेगी और यहां पर फोर्स ज्यादा होगा निफ्टी के मुकाबले? नहीं, फोर्स अब ज़्यादा नहीं होगा। एक ज़माना था जब फोर्स ज़्यादा था और हमने आपसे कई बार बोला कि जब भी खरीदना पहले बैंक निफ्टी खरीदना। और हमने कल भी आपके बात बोली थी, अगर बेचना, अगर आपको लग रहा है मेरे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो कोई चीज़ मेरे को पहले खाली करनी है या जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, वो बैंक निफ्टी का लगाना। आप चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, वर्टिकल राइज हुआ है, इसको हम वर्टिकल राइज कहते हैं। देख रहे हो आप क्या स्पीड से गया ऊपर, एक दिन भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कल पहली बार था ये लाल निशान। अच्छा, बाय द वे मैं एक और चीज़ थोड़ा मेरे से मिस हो गया, कल निफ्टी के अंदर लाल निशान नहीं था। कल 10 पॉइंट का एडजस्टमेंट के साथ वो हरे निशान में बंद हुआ है। फ्यूचर्स लाल निशान में थे, वो 32 पॉइंट टूटे हैं। तो एथिकली कल का निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का स्पॉट और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स दोनों ही नीचे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थे बट फिर भी थे। अब आते हैं कि इनमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। देखिए, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, क्या रिस्क रिवॉर्ड भी है? तो मैं बोलूँगा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के लिए या तो आप डिप की वेट करो या तो फिर एक नई चीज़ों को आने की वेट करो। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे 23,800 और 24,000 निफ्टी का जिस दिन ब्रेक होगा ना, तो उस दिन आप बैंक निफ्टी खरीद लेना। बोले सर ब्रेक तो निफ्टी कर रहा है, आप बोल रहे हो खरीद बैंक निफ्टी लेना? यस, क्योंकि तब वो लीडरशिप में आएगा और इसको ज़्यादा तेज से ड्रैग कराएगा, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक अब दोनों का इंपॉर्टेंट एरियाज पार नहीं होते अब चलेगा नहीं कुछ भी, है ना। जैसे निफ्टी का 23,800 और 24,000 जब तक अब पार नहीं होता, बैंक निफ्टी डाइवर्जन से अलग नहीं जाएगा, वो लीग से हटकर ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें ज़्यादा पावर है, मैंने उसका जवाब दे दिया, ज़्यादा पावर नहीं है। क्या पावर है? हाँ पावर है। क्या रिस्क रिवॉर्ड है? नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड कैसे आएगा? या तो हल्का सा डिप लाओ या तो फिर ऊपर की रेंज को ही तोड़ दो। दो ही तरीके से तो आप बाहर निकलोगे ना। आपके सामने दीवार है, पीछे भी दीवार है, या तो बॉस पीछे की दीवार तोड़ो तब आप बाहर निकलोगे इस पिंजरे से, या तो सामने वाली दीवार तोड़ो, इससे निकलोगे पार आप उस पिंजरे से। या तो रेजिस्टेंस तोड़ो या तो सपोर्ट तोड़ो, कुछ तो लाओ, कहीं तो कुछ तो दिखाओ। तो अभी आप उस रेंज में हो, इस रेंज की रिस्पेक्ट करो और उस रेंज के अंदर ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट ना करो, थोड़ा शांति से बैठो। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंडेक्स ऑप्शंस वालों को तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए अगले 2 दिन। कहने की बात होती है कि एक्सपायरी है, हम ऑप्शंस में काम करें जम के भर के, लेकिन मेरे हिसाब से भी थोड़ा रुक के काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो एक्शन था ना वो आज से हफ्ते भर पहले ही शुरू हो गया था। जल्दी थी ना तो हफ्ता भर पहले ही शुरू हो गया। तो अगले 2 दिन यानी कि 26 और 27 तारीख मेरे को लग रहा है शांति से निकलने वाले हैं और आप आराम से काम कीजिएगा। मैं इसके लेवल्स भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कल बंद हुआ 51,600 पे, 51,500, 51,300 और 51,000। ये तीनों हर 200-200 पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस खुद से समझ लेना। मार्केट में स्ट्रेंथ है। बोले सर हमको आना कब है, अच्छे लेवल्स कब होंगे आने के? तो बैंक निफ्टी के वो अच्छे लेवल्स हैं करीब 50,800 से 51,000 की रेंज के, यानी यहाँ से 600 पॉइंट नीचे। अगर आपको बैंक निफ्टी यहाँ से 600 पॉइंट नीचे मिलेगी तब आपको एक राउंड की एंट्री ज़रूर करनी चाहिए, वो भी एक्सपेरिमेंटल एंट्री करनी चाहिए, बड़ा भर भर के माल नहीं लेना चाहिए। मैंने तो आपको एकुमुलेशन कब से बंद करवा दिया, और दूसरा बाय राइट और सिट टाइट करवाया है, और नो एग्रेशन नो डिप्रेशन करवाया है। और अभी भी आप नो एग्रेशन नो डिप्रेशन पे रहना। 600 पॉइंट नीचे जाए तब प्लस करने के लिए आना। इस 600 पॉइंट में तो एक घूमने के लिए बॉस, टहलने के लिए बैंक निफ्टी को जगह है ये। आप कैसे 500 पॉइंट के अंदर आप बोलेंगे हम अंदर आ जाए और रॉकेट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा वेट करो, आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा बोले सर नहीं आया फिर क्या होगा? अरे भाई नहीं आया तो नहीं आया ना, क्या हो जाएगा फिर? ऐसा आपकी उम्र कम हो जाएगी, आपका यश कम हो जाएगा, आपके घर का चलता हुआ पंखा बंद हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा बॉस।
शांति से बैठे रहो, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। यही एग्रेशन मार्केट के अंदर फंसाता है और यही जो उल्टे सीधे स्टेप्स होते हैं फंसाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि 10 में से आपके 6 स्टेप अगर ठीक पड़ गए तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन 4 स्टेप अगर गलत आ गए तो दिक्कत भी है। एक और चीज देखिए, ये अज्यूम करके हम लोग चलते हैं कि नहीं चलिए 90% लोग तो लॉन्ग वाले ही हैं और उनके लिए हम मतलब ये होता है जैसे कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है बाइंग करना। जो शॉर्ट वाले हैं वो भी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो भी सुनने कि आप उनके लिए क्या बोलोगे। अब चूंकि बाजार ने एक ब्रीदर लिया है, थोड़ा पॉज वाले मोड में आया है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी इंट्राडे वाली से ही क्या बनेगी? अगर बनेगी तो क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उनको? हाँ बिल्कुल है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने देखे शॉर्ट्स को सिस्टम ने खुद ही थैंक यू किया और हमने कई बार आपको बताया था कि 22,000 के लेवल के आसपास अगर आपके पास जितने भी प्रॉफिट्स हैं, अगर आपने शॉर्ट से कमाए हुए हैं तो भले आपको ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेगा सपोर्ट एरिया था। अब आते हैं आपके शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन पे कि शॉर्ट्स वालों को क्या मिलेगा। देखो शॉर्ट्स वालों को 2 चीज़ों का भी वेट करनी है, कम से कम 2 दिन वेट कर लेना। आप क्या वेट करना है सर? 23,800 के लेवल नहीं आते हैं तो आप एक छोटा सा काम करो, आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाओ ऊपर 24,000 का, और जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है बेच दो, जैसे थोड़ा ऊपर जा रहा है वापस बेच दो। आपको बुक कहाँ पे करना है? 23,300 पे। ये आपका मैक्सिमम है जो भी मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपको। अब आप समझ गए 23,300 तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। बेचने की जो रेंज है वो 23,800 के आसपास की रेंज है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, वहां से करीब 500 पॉइंट मिलेंगे। रेशियो मैंने आपकी 1:2 से ज़्यादा रखी है, यानी कि अगर आपको ट्रेड करना है मेरे हिसाब से, अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी आप शॉर्ट करने के लिए आना, और अगर आप नॉन प्रोफेशनल इन नेचर हैं तो डिप की वेट करना। मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल्स इसी तरह से क्लियर कर देता हूं। 52,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, इसको आप सपोर्ट मान लेना। 52,200 का स्टॉप लॉस लगाना। रिपीट माई सेल्फ, 52,200 का स्टॉप लॉस लगाना। कोशिश करना 51,900 और 52,000 के आसपास बेचना। 200 पॉइंट का टोटल रिस्क है, और ऊपर से अगर मार्केट गिरता है तो 51,500 आपको आराम से आ जाएगा। तो 500 पॉइंट आएंगे, 200 पॉइंट जाएंगे। ये रेशियो मैंने दोनों में फिक्स कर दी। आपने शॉर्ट वाला अलग से क्वेश्चन पूछा, मैं समझ सकता हूं, और मैंने दोनों के लेवल्स के बारे में बता भी दिया। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे लॉन्ग है चाहे वो शॉर्ट है, कृपानाथ ऑप्शंस ट्रेड ना करना, क्योंकि प्रीमियम्स दोनों के खाए जाएंगे। अगर रेंज में रह गया मार्केट, फ्यूचर में रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो प्रीमियम डिके थोड़ी होता है उसमें, लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम डिके होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक ही शेयर F&O बैन में है और F&O बैन में कोई शेयर नहीं है। मेरे को लगता है कल इंडिसन भी बाहर चला जाएगा, कल एक्सपायरी अगर नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। इसके अलावा और सब मैंने आपको बता दिया, पुट कॉल रेशियो वगैरह थोड़ा कूल डाउन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पुट कॉल रेशियो का कल कूल डाउन होना है। कल आप सोच के देखो, सिर्फ 32 पॉइंट फ्यूचर के गए हैं निफ्टी के, निफ्टी कूल डाउन हो गया। बैंक निफ्टी के सिर्फ 200 पॉइंट गए, बैंक निफ्टी कूल डाउन हो गया। ये आप देख रहे हो 1.20 से सीधा 1.4 1.3 पे पहुंचे। ये इतनी जल्दी कूल डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में ताकत काफ़ी ज़्यादा है। डिम्पी, मुझे भी वैसे याद नहीं है कि शॉर्ट वाला क्वेश्चन मैं कितने सत्र के बाद पूछ रहा हूँ, और आपको भी नहीं याद होगा कि मैं कितने सत्र के बाद पूछ रहा हूँ। लेकिन अब ये लगा कि नहीं, अब एक तरफा जो तेजी हुई है, थोड़ी सी उनके लिए अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है, और वो कोशिश कर भी रहे होंगे। लेकिन चलिए अभी थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनके नज़र से भी जरा बाजार को चेक करेंगे और उनके भी लेवल्स जान लेंगे। ट्रेड वाले शेयर भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अपने सहयोगियों को जोड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं आज के सत्र के लिए और ट्रिगर्स क्या हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। आज तो काफी ज्यादा स्टॉक्स इन न्यूज है, जरा लिस्ट बताइए आपने क्या क्या उसमें से छांट के निकाला है। जी बिल्कुल अभिषेक, आज मैक्रो न्यूज़ फ्लो भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है और उसका जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है हमारे लिस्टेड प्लेयर्स को भी पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा केबल वायर स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे ग्लोबल कॉपर प्राइसेस जो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ गए हैं। ट्रम्प जी ने एक और अनाउंसमेंट की है कि वो बड़े बड़े टैरिफ्स जो है कॉपर में लगा सकते हैं। अब इसके कारण क्या होगा कि जो कॉपर प्राइसेस है, याद रखिए कॉपर लगभग 20 से 30% जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है जब आप वायर बनाते हैं उस पर काम आता है। और जो इंडियन कंपनीज होती है उनका जो हेजिंग होता है, अगर वो कॉपर बाहर से लेते तो उसमें 2 या 3 क्वार्टर का एक लैग भी होता है, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर हो सकता है केबल एंड वायर स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा हमारा राजा एक्साइड बैटरी, इनको भी नज़र में रखिएगा। अब इसलिए रख रहे हैं नज़र में क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स किए हैं आपके लिथियम आयन बैटरी ईवी इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पे इनको डेफिनेशन जो होता है कोर ऑटो कंपोनेंट में ले आया है, और सेफ हार्बर रूल्स में भी इनको जो है थ्रेशोल्ड इनके लिए बढ़ा दिया गया। अब मैं जब सेफ हार्बर रूल्स बताता हूँ तो सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा टैक्स स्क्रूटिनी नहीं होगा और इस इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है हमारा राजा के लिए, एक्साइड के लिए।
एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए भी जो है आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अब मैं इन स्टॉक्स को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सनफ्लावर ऑयल जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टेड मटेरियल होता है यूक्रेन से, और यूक्रेन और रशिया में कह सकते हैं कि सीज फायर जो है वो हो सकती है, और जो हॉस्टिलिटीज़ है जो ब्लैक सी में हो रही थी वो अब कम हो रही है। तो इसके कारण जो एफएमसीजी कंपनीज होते हैं जहाँ से सनफ्लावर ऑयल आता है, लगभग वर्ल्ड का लगभग 60 to 70% प्रोडक्शन यहाँ से आता है, तो एक बेनिफिट जो है इंडियन प्लेयर्स को एफएमसीजी स्टॉक्स को देखने मिल सकती है। एनसीसी की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ का ऑर्डर आया है बीएसएनएल के लिए, और ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। एनटीपीसी ग्रीन 100 मेगावाट की कैपेसिटी उन्होंने कमर्शलाइज कर दी है, एक सोलर प्रोजेक्ट है। आयरेडा के लिए जो बोरोइंग प्रोग्राम है अगला साल के वित्त साल के लिए वो उन्होंने फाइनलाइज किया, लगभग 31,000 करोड़ का ये आंकड़ा है। आईआरएफसी की बात करें तो लोन एग्रीमेंट हुआ है 5,000 करोड़ का एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। फेडरल बैंक में भी एक अच्छी न्यूज़ फ्लो आई है जहां पे 4% स्टेक वो अक्वायर किए हैं एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में, लगभग 100 करोड़ का ये डील है। डीएलएफ इनकी आम होम डेवलपर्स ने 50% स्टेक ली है रिको ग्रीन्स में, और ये इसका टोटल वैल्यू 500 करोड़ रुपए का आता है। और आखिर में ओएनजीसी पे भी जो है एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है जहाँ पे उनके खुद की आम में जो है लगभग 3300 करोड़ वो निवेश करने वाले। आम का नाम है ओएनजीसी ग्रीन, और ये निवेश करेंगे राइट्स इश्यू के जरिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिन पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, ये खबरों वाले सारे के सारे शेयर हो गए। थोड़ी देर में हम अपने सहयोगी वरुण दुबे को भी जोड़ेंगे और उनसे ये समझेंगे कि ब्रोकरेजेस की नज़र बाजार में कहां पर हो और कौन सी अच्छी रिपोर्ट्स या फिर कौन सी थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार का टेक्सचर यहां से उनको कैसा दिख रहा है और ट्रेड के मौके आज के सत्र में कहां पर बनेंगे। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं और इसके अलावा फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदित्य और ध्वनि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। ध्वनि, एक जरा व्यू मार्केट पर अपना दीजिए, उसके बाद हम शेयरों पर चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट के अंदर जिस हिसाब से हमने तेजी देखी, उसके बाद एक हल्की सी मुनाफा वसूली जो है वो हमें कल के सत्र में देखने को मिली। मेरे अनुमान के हिसाब से आज के सेशन में भी हमें ये हल्की सी जो मुनाफा वसूली है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ में। हालांकि निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 23,400 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। 23,400 का लेवल यहाँ पे इंटैक्ट रहना चाहिए, और ये मुनाफा वसूली जो है वो यहाँ पे आपको उन लेवल्स के पास थमती हुई देखने को मिलनी चाहिए ऑन द हायर लेवल्स। अब निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 23,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करना, क्योंकि अगर हम प्रीवियस स्विंग हाई को देखते हैं तो उन्हीं लेवल्स के पास निफ्टी का एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और वहां से कल के सेशन में हमें ये गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट एक ये भी है कि हम पहले बात करते थे जहां पे कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो अपने 20 दिनों की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चले जा चुके हैं, तो वहां पे भी हमें एक ओवरबॉट सिचुएशन देखने को मिल रही है। जब निफ्टी 500 को कंपेयर करते हैं, करीब 90% स्टॉक्स जो है वो कल के सेशन में हमें देखने को मिला कि अपने 20 दिनों की एवरेज के ऊपर चले गए थे। तो ये ओवरबॉट सिचुएशन काउंटर्स के अंदर भी देखने को मिल रही है, जिसके हिसाब से ये मुनाफा वसूली जो है वो यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है ऑन द हायर साइड, जहां पे ऊपरी स्तरों पे काफी नेसेसरी हो जाएगा। अब 52,200 का मार्क यहाँ पे क्रॉस करना, इन लेवल्स को अगर हम ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे तेजी जो है वो वापस बैंक निफ्टी में बनती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो मुनाफा वसूली इसके अंदर भी जो देखने को मिल रही है, सपोर्ट लेवल जो इसका बन रहा है बैंक निफ्टी का वो 50,790 के लेवल्स के पास है। निफ्टी बैंक के लिए 52,200 को क्रॉस करना जरूरी है। उसके ऊपर अगर गया तो फिर तेजी आप मान के चलिए कि फिर से हो जाएगी। 50,790 ये सपोर्ट का लेवल है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की आशंका ध्वनि भी जता रही है और कह रहे हैं कि 23,400 तक निफ्टी फिसल सकता है। रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो है 23,800 का। हालांकि हमने 23,850 को पार किया है, लेकिन बाजार उसके ऊपर टिका नहीं। जब तक क्लोजिंग बेसिस पर वो लेवल पार नहीं होते हैं तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा। ये आपके लिए परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस हमने फिर से कर दी अपने एक्सपर्ट्स के नजरिए से, और कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है। जो डिम्पी ने आपको चीजें बताई कमोबेश उसी लाइन पर ध्वनि की भी एनालिसिस रही है। अब सीधे आ जाते हैं स्टॉक्स पर। आदित्य, आपसे शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी एंड टू एवरीवन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार का जो टेक्सचर है थोड़ा बहुत कल चेंज हुआ है।
जो वन वे रैली हमने देखी थी, हो सकता है वहां पे थोड़ा सा पॉज लग सकता है। ऑल्दो बायस न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट में संकेत पॉजिटिव है। तो थोड़ा तेजी रहेगा, बट जो कल का सेशन है उसकी वजह से एक सेक्टर रोटेशन हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो पहले स्टॉक्स लीड कर रहे थे, हो सकता है अब नए स्टॉक्स लीड करें। तो मुझे लगता है इस सिनेरियो में मेटल्स की एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंडरलाइन कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते जेएसएल में बाय की रणनीति रहेगी। इसको 588 में 588.15 में बाय कर सकते हैं। 573 रहेगा स्टॉप लॉस और 600 का रहेगा टारगेट। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा हिंडाल्को, इसको बाय कर सकते हैं 693.50 में। 680 रहेगा स्टॉप लॉस और 706 का रहेगा टारगेट। टेल पर पॉजिटिव हैं आदित्य, और हिंडाल्को 680 का स्टॉप लॉस, 706 का टारगेट सुझा रहे हैं, और जिंदल स्टेनलेस के लिए 573 का होगा स्टॉप लॉस और 600 रुपये के टारगेट। ये टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। कल हमने देखा है छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग आई है मेटल शेयर में, हालांकि हाल फिलहाल तेजी रही है। देखिए मेटल के लिए क्या है ना कि ये ट्रेडर वाला ही व्यू होता है, इस पर थोड़ा सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, और एक चाइना वाला एंगल हमेशा जुड़ा रहता है। चीन की इकोनॉमी में अगर रिकवरी होती है, वहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट अगर सुधर रहा है, जिसके एफर्ट्स किए जा रहे हैं चीन की सरकार से, तो इनके लिए आगे वहाँ पर मौके बन जाएंगे। देखना होगा, लेकिन ये ट्रेड के मौके फिलहाल आपको सुझा रहे हैं आदित्य। ध्वनि जी, आप बताइए आपके रडार पर आज कौन से शेयर रहेंगे, और आई होप कि आप खरीदने वाले ही आइडियाज देंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, बट मेरा यहाँ पे स्टैंड जो है वो डिफेंसिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर यहाँ पर हम एक मुनाफा वसूली देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फोकस जो बन रहा है वो एफएमसीजी काउंटर्स पे है। अगर हम रिलेटिवली रोटेशनल ग्राफ्स को भी देखें, जहाँ पे सेक्टरल रोटेशंस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो वहां पे एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर जो है वो हमें स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इंप्रूविंग से यहाँ पे लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर ये काउंटर्स मूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डाबर का जो काउंटर है उसके अंदर मेरा फोकस ज्यादा बन रहा है। वैसे ब्रिटानिया और डाबर दोनों ही काउंटर अच्छे हैं, बट यहाँ पे डाबर के अंदर जो है वो कन्विक्शन ज्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है, उसको आप खरीद करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे इसका जो टारगेट रहेगा पोजिशनल बेस पे रहेगा, आपको ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे 530 के लेवल्स तक इसके अंदर जो मोमेंटम है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है वो आपको 502 के लेवल के पास लगाना है। डाबर 502 का स्टॉप लॉस। कंजम्पशन वाले शेयर में थोड़ा सा मिक्स्ड हमने हाल फिलहाल ट्रेड देखा है। डाबर के लिए 530 का टारगेट होगा ध्वनि की तरफ से, और 502 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। सारे के सारे देखिए बाइंग आइडियाज ही हैं। ध्वनि थोड़ा सा बाजार में हो सकता है कि एक पॉज आए, तो थोड़ा डिफेंसिव की तरफ चले जाइए, ये स्ट्रेटजी भी बेहतर है, और उन स्टॉक्स को लेकर थोड़ी बुलिश हो रही हैं ध्वनि, और मेटल को लेकर बुलिश हैं आदित्य अरोड़ा, और उनकी भी सारी की सारी स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर है। चलिए, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर बुलिश हैं, जरा ये जानते हैं, और हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए आज कौन सी क्रूशियल रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज नजर होनी चाहिए, कहां एक्शन दिखेगा, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए, आप अभी कंजम्पशन स्टॉक्स की बात कर रहे थे, डाबर की आपने बात की, तो मैं शुरुआत मेरिको के साथ ही करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ मोतीलाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह ये रिआइट्रेट कर रहे हैं, यानी कि फिर से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 775 का लक्ष्य जो है इन्होंने इस काउंटर पे दिया है। इनका कहना है कि FY25 से 27 तक इनके रेवेन्यूज़ और एबिटा में 11 से 13% के बढ़त जो है वो आपको देखने मिलेगी, और कंपनी एम कर रही है कि आगे चल के वॉल्यूम और प्राइसिंग दोनों से डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी डिलीवर करे। कंपनी का जो न्यू एज बिजनेस है वहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ, वहाँ से बेसिकली अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो वो आते हुए दिखाई देगी। फूड बिजनेस जो है वहाँ से 20 से 25% के आसपास की साल ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। पैराशूट कोकोनट ऑयल जो है करीब 5 से 7% के आसपास की ग्रोथ वहाँ देखने मिलेगी। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में रिकवरी का अनुमान जो है ये लगा रहे हैं, और सफोला जो है इनके पूरे ओवरऑल फूड कारोबार में 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जो है वो करेगा। अगले 4 से 5 साल में ये फ्रेंचाइजी जो है इस तरह का कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखाई देगी। क्विक कॉमर्स, इसमें भी ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने पैर जमा रही है। 3% के आसपास के सेल्स जो है यहाँ से आते हुए दिखाई देगी, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो स्टेडी रह सकता है,
ये इनका कहना है, लेकिन रीआइटरेट किया है 775 के प्राइस टारगेट, कल के क्लोज से 150 रुपये के आसपास के अपसाइड है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी मोतीलाल की रिपोर्ट है खरीदारी की सलाह, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने काटे हैं 1540 से काट के 1415 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि खासकर हैदराबाद और चेन्नई में ये कंपनी स्केल अप कर रही है, रेंटल जो है वहाँ पे बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में ये कंपनी अच्छा खासा एक्सपांशन कर रही है और उसके चलते आगे चल के प्री सेल जो है 30 से 40% यहाँ से आ सकते हैं। प्री सेल जो है दोगुने हो सकते हैं आगे चल के, ये इनका कहना है। FY27 तक करीब करीब 24% CAGR से यहाँ पे ग्रो होगी और कलेक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है, ये भी इनका कहना है। डेट रिडक्शन प्लान जो है वो भी इस कंपनी के अच्छे, केपेक्स प्लान भी अच्छे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत शायद वैल्यूएशन को लेकर चिंता है, इसके लिए हल्की सी कटौती इन्होंने अपने प्राइस टारगेट में की है। 1540 से काट के 1450 का प्राइस टारगेट जो है वो अभी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे दे रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। ब्रिगेड कर जो टारगेट होंगे 1540 रुपए के होंगे और हमने हाल फिलहाल अच्छी खबरें भी ब्रिगेड की तरफ से आते हुए देखी हैं, उनके कुछ नए एक्सपेंशन को लेकर। 1500 इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, लक्ष्य 1540 से घटाकर लेवल्स क्या हैं, जरा उसका लेवल आप डाल दीजिए। कल हमने थोड़ी सी कमजोरी देखी है शेयर में। वैसे ध्वनि आपसे जरा जानना चाहेंगे, देखिए प्रॉपर्टी स्टॉक्स में हमने करेक्शन काफी ज्यादा देखा है और अब लोअर लेवल से उतना ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड भी आ रहा है और उसको लीड कर रहा है मैक्रोटेक डेवलपर्स। डीएलएफ में भी हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है। आपके रडार पर कौन से शेयर्स हैं, अगर चूज करना हो तो? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे डेफिनेटली हमें जो रियल एस्टेट है उसके अंदर एक बाइंग देखने को मिल रही है। और अगर हम लोढ़ा की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लोढ़ा के अंदर भी यहाँ पे हमें निचली स्तरों से बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि इसका जो टारगेट ऑन द हायर साइड बन रहा है वो 1310 के लेवल तक इसके अंदर जो मोमेंटम है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसका जो है वो यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन किसी की है तो उनको मेंटेन करना रहेगा 1170 की लेवल के पास और ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे जो एक मुनाफा है वो 1300 की लेवल के पास बांध ले सकते हैं। ठीक है ध्वनि, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज कार्यक्रम में समय दिया आपने। कल हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको फ़ोन किया और आपने इसके लिए हाँ कर दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। और आदित्य आप भी यही थे, कल तो आप कहाँ ट्रैवल कर रहे थे जब मैंने आपको फ़ोन किया आदित्य? बस कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था, क्लाइंट मीटिंग में था मैं। तो थोड़ा बहुत काम में ही व्यस्त रहते हैं इस तरीके से। ठीक, डन सर, डन। काम में व्यस्त रहना भी चाहिए और इस समय तो खैर मार्केट व्यस्त रहने वाली भी है। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमको अपना समय दिया। अच्छा लगता है आप दोनों से बातचीत करके और हमारे को ना आपके इंटेलिजेंस की सख्त ज़रूरत है। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, स्क्रीन पर बोल रहे हैं, इसलिए आप समझ लीजिए। अच्छा आदित्य, मैं एक दो शेयर ज़रा आपसे रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इंटरेस्ट उसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पोजीशनों को रोल करना है कि नहीं करना है ये सब अभी भी चेकिंग करना बाकी है। निफ्टी का तो रोल ओवर भी काफ़ी कम है, 41% है। जरा मेरे को ना एक सीमेंट वाली कंपनी देखो आप, अंबुजा और अल्ट्रा, इन दोनों का रोल ओवर करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल डिम्पी जी, अल्ट्राटेक आपने काफी अच्छा स्टॉक को सिलेक्ट किया है और ये क्लियर कट आउट परफॉर्मर रहा है। इतने बाजार में जो करेक्शन देखने को मिला, कल एक क्लियर कट इसमें स्ट्रेंथ थी काउंटर में और जो पैटर्न्स बन रहे काफी बेहतरीन बन रहे हैं। तो बिल्कुल जो हिसाब सोच रहे हैं इसमें, जिस तरीके से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वैसे उसके चलते मुझे लगता है इसको नेक्स्ट एक्सपायरी में भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सपायरी का ये एक अच्छा डार्क हॉर्स हो सकता है। एक तो आपने अल्ट्राटेक बोला, दूसरा स्टॉक कौन सा बोला? अंबुजा सीमेंट। मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट के पैटर्न्स भी बेहतर है, ये दोनों में पॉजिटिव बायस है, बट अल्ट्राटेक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और कुछ न्यूज भी चल रही है केबल एंड बायस से रिलेटेड अल्ट्राटेक में। तो मुझे लगता है इस सबके चलते अल्ट्राटेक एक बेहतरीन कैंडिडेट है फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी ऑल्सो। ठीक है, डन पॉइंट है सर। हमने दोनों में से आपसे दोनों पता किया। आपने अल्ट्रा पे अपना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो सीमेंट पे अल्ट्रा वाले तो खुश हो जाओ जिनके पास अल्ट्राटेक सीमेंट है। ठीक है जी, एक तो थोड़ा ठीक बंद हो रहा है, अगली सीरीज़ में चल सकता है, रोल ओवर के हिसाब से नंबर पता कर लिए और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया। एक शेयर और भी है मेरी लिस्ट में जो मैं ध्वनि से पता कर लेता हूँ। मैं ध्वनि जिसमें कल प्राइस एक्शन हुआ है वो है ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी है ट्रेंट, TRENT ट्रेंट, 5190 का। ये शेयर भी काफ़ी पिटा था, अभी ये अच्छा क्लोज कर रहा है। क्या इसको भी रोल ओवर करना है?
जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे डेफिनेटली काउंटर के अंदर जो गिरावट है वो हमें काफी देखने को मिली। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो अक्टूबर के बाद से स्टॉक के अंदर जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ ये देखने को मिल रहा है। और कोई भी एक उछाल यहाँ पे आता है, वहां पे वापस से स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। आपको रोल ओवर अगर इसके अंदर करना है तो मेरा सजेशन रहेगा ऑन द बाय साइड, यहाँ पे आपको 5330 का जो लेवल है वो क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये देखते हैं तो ये लेवल जो है वो एक पॉइंट ऑफ पोलैरिटी बनता है। प्रीवियस यहाँ पर जो हमें स्विंग लोज देखने को मिले थे उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक वापस से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है और वहां से इसके अंदर गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। तो हाल फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जो रोल ओवर्स है ऑन द पॉजिटिव साइड कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो 5330 के जो लेवल्स है उनके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो आई वुड सजेस्ट ज्यादातर इसके अंदर जो रणनीति है वो सेल ऑन राइज की रणनीति अगर अपनाए तो ज्यादा अकलमंदी का काम रहेगा। ओके ठीक है, डन। पॉइंट तो देखो वीक है। एक बार जरा मेरा चार्ट दिखाना ट्रेंड वाला, फिर हमें इंश्योरेंस की खबर पे भी आपको लेके चलेंगे। जो ध्वनि बोल रही है ना वो एक्चुअली में वो आपको दिखेगा भी, वो पिक्चर फॉर्म में भी दिखेगा। नंबर्स फॉर्म में भूल जाओगे, किसी को नंबर्स ना समझ में आते हो, पिक्चर तो समझ में आती है। आप पिक्चर्स देखिएगा, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि शेयर ये बढ़ते हुए क्रम के अंदर चल रहा है। आप देखो मैंने जो वेव आपके सामने ड्रॉ की हुई है, हमेशा गिरते हुए क्रम में, और अभी सिर्फ एक कंसोलिडेशन हुआ है, इसका ब्रेकआउट इन दोनों जगहों से आएगा। इसलिए ध्वनि कह रही है कि अभी थोड़ा रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बाकी हैं। एक बार ये पार होगा उसके बाद ही कुछ मूवमेंट आएगा। स्टिल जब तक ये पार नहीं होता अभी आपको इसमें कोई एक्सपेरिमेंट बड़े नहीं करने। तो एक और पॉइंट, जिनके पास भी ये शॉर्ट का ट्रेड है, भले अपना रोल ओवर नहीं करना मत करो। जिनको लॉन्ग करना है अभी नया सीरीज में मत खरीदना। शेयर थोड़ा नॉन डिसाइसिव इन नेचर है। ये धोनी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। इसको थोड़ा साइड में छोड़ दो, थोड़ा पक्का हो जाने दो या कच्चा हो जाने दो। कच्चा होने पर शॉर्ट करेंगे, पक्का होने पर लॉन्ग करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, डन हो गया। तो एक एक शेयर आप ना नोट करते ना, जो आज एक्सपर्ट से हम बातचीत कर रहे हैं, ये सारे शेयर आप लिख लेना। अगले 10 दिन में एंकर्स पूछ पूछ के आपके कान पका देंगे, क्योंकि इन्हीं शेयर्स के अंदर ही मोमेंटम आना है, जो मैं आपको देख देख के छांट छांट के बता रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते, इंश्योरेंस सेक्टर्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इरडा ने 9 इंश्योरेंस कंपनीज की जांच की है, जिसमें क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी हुई काफ़ी कमियां पाई गई हैं। रूटीन एक्सरसाइज है, रूटीन खबर है, लेकिन कंपनीज के नाम जानना, खबर कितनी बड़ी है, क्वांटम से पता लग जाएगा। अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए। अनुराग जी बताएं आप। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी के द्वारा 9 इंश्योरेंस कंपनियों पर इंस्पेक्शन किया गया है और ये इंस्पेक्शन जो है वो मास्टर सर्कुलर के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है। इन 9 कंपनियों में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बूपा, केयर इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी अर्गो जैसी कंपनियां शामिल है, जिन पर इंस्पेक्शन किया गया है। आईआरडी ने अपनी जांच में पाया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया है उसमें कुछ कमियां हैं। वक्त काफ़ी ज़्यादा लग रहा है क्लेम सेटलमेंट का। 15 दिन की जो मियाद है आईआरडी की, उससे ज़्यादा कंपनियां वक्त लग रही है। इसके अलावा कुछ कंपनियों के द्वारा क्लेम के अंदर डिडक्शन भी काफ़ी किया जा रहा है। पॉलिसी होल्डर्स को जो प्रोडक्ट ऑफर किए जाने चाहिए, प्रॉपर सम इंश्योर्ड के प्रोडक्ट होने चाहिए, या फिर जो स्पेशल इंश्योरेंस कवरेज है वो ऑफर नहीं किया जा रहा। ये तमाम जो कमियां हैं आईआरडी के द्वारा अपने इंस्पेक्शन में पाई गई है। और रेगुलेटर ने इंश्योरेंस कंपनियों को सीईओज को भी इस फाइंडिंग के बारे में बताया है। कंपनियों के सीईओज ने रेगुलेटर से कहा है कि उनके लिए भी कुछ चुनौतियां हैं नियमों को लागू करने के लिए, लेकिन आगे चलकर वो इसमें सुधार करेंगे। ये भरोसा जो है रेगुलेटर को कंपनियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपने हमको सारा अच्छे से बता दिया कि 9 की 9 कंपनी ऐसी कौन सी है, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एक बार जरा आप वो भी नोटिस कर लीजिएगा किस कंपनी को लेकर इरडा थोड़ा क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। राहुल शाह भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। एक ये रूटीन खबर है कि इरडा इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट की जाँच कर रहा है। थोड़ी गड़बड़ियाँ पाई गई, 9 कंपनी आइडेंटिफाई की गई हैं। आपका इस पर टेक क्या है सर? ज़्यादा बड़ी खबर मेरे को तो नहीं लग रही। एक बार आप अपना स्टांस भी दे दो और ज़रा इंश्योरेंस पे अपना टेक भी दे दो। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक डेफिनेटली आपने जो बताया मेरे ख्याल से ये रूटीन चीज है। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कुछ मेरा कुछ मुझे लग रहा है कि इनमें कुछ मेजर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट है। आई थिंक आप देखोगे तो रेगुलेटर्स हैव टेकन अ फ्रंट स्टेट, और आप देखोगे तो सभी सेक्टरों के अंदर, नॉट ओनली इन दिस, सभी अब बैंक्स की बात करें तो आरबीआई देख लीजिए, या
कुछ भी कोई भी चीज में रेगुलेटर्स जहाँ पे है तो दे हैव बीन टेकिंग अ फ्रंट स्टिक और ये चेकिंग करते रहते हैं जहाँ पे भी उनके रेगुलेटर्स थोड़े भी लगते हैं तो टू ब्रिंग द प्रोसेस इनटू द मेन स्ट्रीम। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं है, रूटीन चीज है। सो आई वुड जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और मेरे ख्याल से सेक्टर में करेक्शन भी बहुत ही डीप हो चुका है और हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एज अ सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी पहले फाइनेंशियल्स बैंक्स और एनबीएफसीज हुए, अभी मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है वहां पे भी मेरे ख्याल से फोकस किया जा सकता है। तो आई फील दैट लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज, अब देखो तो लास्ट 2-3 साल में ऐसा कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो माई सेंस इज आई थिंक वन शुड लुक एट दोज कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। इंश्योरेंस शेयरों पर एक ठीक हो गया। फटाफट एक काम करते हैं, जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर भी व्यू ले लेते हैं। एनसीसी का शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा। वैसे देखा जाए तो एक दायरे में शेयर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल तेजी थोड़ी सी बनी है लोअर लेवल से और ये शेयर 200 रुपए के ऊपर आ गया है। 5-6 सत्र की अच्छी तेजी हुई। कल एक इसमें पॉज हुआ है बाजार में, जैसे हम थोड़ी ठहराव हमने देखा है, ये शेयर भी रुका है। लेकिन शाम होते होते एक अच्छी खबर आ गई कि इनको बीएसएनएल से 10,800 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। भारत नेट नेटवर्क के मेंटेनेंस को लेकर ये ऑर्डर मिले हैं। तो निश्चित तौर पर वॉल्यूम के लिहाज से देखा है 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर होता है एनसीसी के साइज के लिहाज से। ध्वनि हो सकता है कि आज एनसीसी में फिर से तेजी हो। आप एनसीसी में क्या लेवल्स देख रही हैं? आपको लगता है कि ये शेयर चलता रहेगा, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है शेयर ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, डेफिनेटली अपने 52 वीक हाई से तो काफी दूर है, बट इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे काउंटर ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया है। वीकली स्ट्रक्चर पे 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज होती है, वो 200 वीक की एवरेज के पास स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल कायम करा और वहां से हमें ये बाउंस ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। खबरें के चलते हुए डेफिनेटली यहाँ पे एक उछाल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वीकली वाइज अगर हम देख रहे हैं तो ये उछाल आपको 250 के लेवल्स तक यहाँ पे पोजिशनली जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। 235 से लेकर 250 के लेवल्स तक इसके अंदर जो तेजी है वो बनी रह सकती है। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो है वो 183 के लेवल्स के पास मेंटेन करके रखना है। इन स्तरों को अगर हम नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तो वापस काउंटर जो है वो वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जहां तक ये लेवल ऑन द सपोर्ट साइड मेंटेन करके रखा हुआ है, हमें ये उछाल जो है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। इंट्राडे बेसिस पे भी अगर किसी को यहाँ पे खबर के चलते हुए बाय एक्शन के साइड पे ट्रेड लेना है तो सजेशन रहेगा 215 का लेवल ऑन द हायर साइड जैसे क्रॉस होता है तो आप इसके अंदर बाय का पोजीशन बनाए, जहां से आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेम रहेगा और टारगेट भी सेम रहेगा। बट डेली बेसिस पे यहाँ पे 215 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसके अंदर आप बाय साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 216 के स्तर पर आप नजर रखिए। एनसीसी 250 रुपए तक जाने के लिए ये शेयर यहां से तैयार दिख रहा है। राहुल जी, एक खबर IREDA को लेकर भी आई है और कंपनी फंड रेज करने जा रही है। 30,800 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। टीयर 2 बॉन्ड के जरिए 910 करोड़ रुपए जुटा भी लिए हैं। अगर हम पिछले 15-20 दिन की बात करें तो पावर शेयर में हमने काफी गर्मी देखी है। REC PFC भी चले हैं। बाकी अगर हम कन्वेंशनल जो पावर स्टॉक्स हैं, ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई या जनरेशन से जुड़ी हुई, वहां पर भी हमने तेजी देखी है। इरडा बहुत चला नहीं है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पॉजिटिव थ्रस्ट का काम करेगा इरडा के लिए? से आपने सही चेक किया और बताया मुझे कि देखिए तो सभी पावर स्टॉक्स के अंदर हमने थोड़ी मोमेंटम बिल्ट होते देखी है। तो आई थिंक देयर आर 2-3 मल्टीपल थिंग्स दैट पावर एज अ सेक्टर, मेरे ख्याल से आप देखो तो पावर डिमांड का जो डेटा भी आया था for month of Feb was very strong, was ahead 10% on month ऊपर आते हुए देखा था। तो उसके बाद ही हमने देखा कि पावर स्टॉक्स के अंदर री-रेटिंग हुई और मेरे ख्याल से वहीं से हमने जैसे बाजार भी थोड़ा घुमाया तो इस सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। तो आई फील दैट एज यू राइटली सेड REC PFC डेफिनेटली थोड़े चले हैं बट स्टिल दे आर अवेलेबल एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन। सो यहाँ से डेफिनेटली वो 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रही बात एडा की ये न्यूज 100% पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से थोड़ा मोमेंटम पुश दे सकता है जिस तरह से बाजार है। और फाइनेंशियल्स एज अ सेक्टर मेरे ख्याल से मेरी भी टॉप पिक्स रहेंगी। और मैंने देखा है कि प्राइवेट फाइनेंशियल्स चल गया है तो अभी PSU और NBFC स्पेस के अंदर थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। तो आई वुड एडवाइज के मोमेंटम के लिए इडा का ट्रेड किया जा सकता है लेवल पे। क्या है आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके जरा स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे। बताइए आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, क्या बाई करने जा रहे हैं आप?
जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, हमने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में जो अप मूव देखा, उसके बाद हम ज्यादा फोकस अब नो फिर से मोर लार्जर नेम्स पे, लार्ज कैप नेम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो लार्ज कैप नेम्स में भारतीय एयरटेल है जो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो करंट लेवल्स पे भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह रही थी कि जहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें नो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। तो यहाँ पे 1680 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें नियर टर्म के 1800 रुपए के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और सीमेंट स्पेस हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कल के ट्रेडिंग सेशन से सिलेक्टिव सीमेंट स्पेस में आ रहा है, जिसमें ग्रासिम में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का देखा है, वो भी बढ़ते हुए वॉल्यूम्स के साथ। सो हमें ग्रासिम में भी खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे 2500 के स्टॉप लॉस के साथ 2700 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 2700 के टारगेट के लिए ग्रासिम को खरीदना। रुचि जी, कल क्लोजिंग कॉल में जो आपने स्टॉक्स दिए थे, दोनों उसी पर आपका कन्विक्शन है या फिर कोई नया स्टॉक आपने जोड़ा है? भारतीय एयरटेल तो मुझे याद है। जी बिल्कुल, कल भी भारतीय एयरटेल हमने बाय दिया था और उसके साथ एक एसबीआई कार्ड्स कल क्लोजिंग कॉल में खरीदारी की सलाह दी थी। सो एसबीआई कार्ड्स पे भी आउटलुक पॉजिटिव है। जस्ट ग्रासिम मैंने एक नो नया ऐड किया है। ठीक है, ग्रासिम नया ऐड किया रुचि जी ने। देखिए, ओपनिंग प्री ओपन के टिक्स आने शुरू हो गए हैं और फिलहाल देखिए बहुत ट्रस्टवर्दी होते नहीं है। बहुत स्विंग आपको बहुत ऊपर नीचे काफ़ी दिखेगा। निफ्टी आपको 60 अंक ऊपर दिखेगा, सेंसेक्स करीब 20 अंक नीचे दिख रहा है। अल्ट्राटेक में कल तेजी रही है, अल्ट्राटेक का शेयर आज कमज़ोर फिलहाल दिख रहा है। एचयूएल में आज कमज़ोरी दिख रही है। थोड़ा सा सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इस पर हम आएंगे लौट के। रिलायंस थोड़ा ऊपर दिख रहा है। राहुल, आपसे ज़रा एक बार व्यू चाहिए रिलायंस के शेयर पर। रिलायंस में हम देख रहे हैं कि तेज़ी शुरू हो गई है। 1300 रुपए के हम भाव देख रहे हैं। कल थोड़ी सी हमने इसमें नरमी देखी थी, लेकिन वोलेटाइल सेशन था कल के। अगर हम बात करें तो रिलायंस इस लेवल पर आपको कैसा लग रहा है? और रिलायंस के साथ दो दिग्गजों पर और व्यू दीजिए, वो है एचडीएफसी बैंक और एल&टी। क्या करना है? आपको लगता है कि एक सस्टेन्ड बाइंग यहां से हम देख सकते हैं और निवेश के लिए सही शेयर रहेंगे? तो देखिए, हमने जो ट्रेंड देखा है बाजार में, जो लास्ट 7-8 दिन में जो बाजार में तेजी देखने को मिली है, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो लार्ज कैप निफ्टी 50 के यूनिवर्स के अंदर हो रहा है। और ऑब्वियसली जिस तरह से मैं कई बार बोल चुका हूँ शो के अंदर भी कि जिस तरह से वैल्यूएशन कंफर्ट जो लार्ज कैप निफ्टी यूनिवर्स के अंदर है vis-a-vis मिड कैप और स्मॉल कैप के जगह, तो मेरे ख्याल से निफ्टी 50 का वैल्यूएशन भी आप देखें तो विच इज स्टिल ट्रेडिंग एट 9% डिस्काउंट टू इट्स लास्ट 10 ईयर एवरेज। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो नो ब्रेनर। यहाँ से फाइनेंशियल्स, प्राइवेट फाइनेंशियल्स में मेरे ख्याल से हमने देखा अच्छी खासी तेजी और लार्ज बैंक्स मेरे ख्याल से 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिले हैं। बीट बी आईसीआईसीआई बैंक, बीट बी कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस भी हमने देखा कि लगातार सो एंड ओनली थिंग इज दैट एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्लो रहा है। तो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू कैच अप इन लास्ट फ्यू डेज। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट फाइनेंशियल में नो ब्रेनर एचडीएफसी बैंक खरीदने की मेरी राय रहेगी। मुझे लगता है कि अभी भी जो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो इन लास्ट सो मेनी इयर्स हमने देखा है कि एचडीएफसी ये वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए देखा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एक लेने की मेरी राय रहेगी। सेकेंडली, आप लार्सन की बात करें तो आई थिंक कैपिटल गुड्स के अंदर हमने देखा कि एक अच्छे करेक्शन देखने के बाद तो एंटायर सेक्टर हैज करेक्टेड। अब बीट सीमेंट सीबीबी में हम देखें तो वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं और जिस तरह से जो महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे तो कहीं ना कहीं अभी उसमें गिरावट आई है। एल&टी में भी गिरावट आई है, लेकिन आई थिंक थोड़ा रेजिलेंट जरूर रहा है। तो आई फील एल&टी ऑल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस ये लेवल से। थर्डली, आपने रिलायंस की बात की तो मेरे ख्याल से दिग्गज है। हमने देखा है कि पूरा सेक्टर में देखा है तो अब भारतीय हम न्यू हाइस पे देख रहे हैं। तो आई थिंक जियो में मेरे ख्याल से मोमेंटम वापस बिल्ड होनी चाहिए। ऑयल एंड गैस में वापस हमने देखा है वापस मोमेंटम वापस बिल्ड होते हुए देखा है। तो अगेन वैल्यूएशन सस्ते यहाँ से थोड़ा जरूर बाजार के साथ में रिलायंस ने भी थोड़ा मूव दे दिया है, लेकिन तीनों स्टॉक्स मुझे लगता है कि खरीदार की राय रहेगी मेरी ये लेवल से। पॉइंट टेकन है सर। आपके सारे शेयर्स जो आप बोल रहे थे बकायदा हमने बकायदा ऑन एयर दिखा भी दिए हैं कि रिलायंस पे, एचडीएफसी पे, एनर्जी सेक्टर्स पे आपका कहाँ कहाँ पे आप बुलिश हैं। एक शेयर और है जो अभी थोड़ा मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा वो कवर ही नहीं कर पा रहा है और हर रैली पे बिक रहा है, वह है जोमेटो। एक समय था जब ये 300 के आसपास आया, इसका डबल टॉप बना। एक बार मेरी स्क्रीन दिखाना
और आदित्य अरोड़ा हमारे साथ है और उनसे ज़रा बातचीत हो जाएगी। आदित्य, एक बार ज़रा आप चेक करना, ये देखिए डबल टॉप बना हुआ है इसके अंदर और यही मुश्किल का कारण आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और उसका बैक टू बैक एवरेजेस का ब्रेकडाउन भी हुआ है और अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर और मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक बार आपका टेक सर जोमेटो पे। बिल्कुल डिम्पी जी, आपने एकदम करेक्ट पकड़ा। इवन शानदार तेजी में स्टॉक का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है, कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है। और जो प्राइस एक्शन है और वॉल्यूम एक्शन है बहुत एनकरेजिंग नहीं है, बल्कि सेलर्स जो है नीचे की साइड ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। मतलब बिकवाली में सेलर्स जम जम के बेचते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं बहुत बुलिश नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक एक बार फिर से अपने लोस को टेस्ट कर सकता है, जो है 200 के और लेवल्स। एंड हमने देखा है कि इंडस्ट्री में भी, इस इंडस्ट्री में खासकर प्रेशर बन रहा है, काफी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो मार्जिन श्रिंक होगा। एंड ये स्टॉक ऑलरेडी एक एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे था, तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये एक बेरिश कैंडिडेट है। इधर थोड़ा सा बचना चाहिए एकदम भागते तेजी में चढ़ने के लिए। स्टॉक को स्टेबल होने दे, फिर ही स्टॉक को अक्यूमुलेट करें। अभी तो हालांकि स्टॉक में आउटलुक न्यूट्रल टू बेरिश है। तो बेरिश ही आप दिख रहे होंगे जोमेटो के, बकायदा हमने चार्ट भी आपको दिखाए। और अगर आज भी आप देखोगे तो जो फ्रीज लेवल्स होंगे वो कोई बहुत अच्छे लेवल्स नहीं बनेंगे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना। जोमेटो फंडामेंटली ठीक हो सकता है बट भाव से भी ठीक नहीं है, अभी थोड़ा और रुकने की ज़रूरत है मेरे को लग रहा है जोमेटो के अंदर। एक और शेयर भी है, ये एक्चुअली अभी एनर्जी गैस के बारे में जिक्र हो रहा था, तो राहुल से मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। राहुल भाई, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है HPCL, BPCL, IOC, इनका फाइनेंशियल क्लोजर के साथ ऐसा लग रहा है कि इस बार इन्होंने इस क्वार्टर में क्रूड में ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी और ना ही बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखी, तो शायद इनके बैलेंस शीट से इनके नंबर्स, इनके मार्जिन्स सब कुछ ठीक भी आएंगे और बेहतर भी आ सकते हैं। एक बार आपका टेक, इन कंपनीज पे आप कितना बुलिश हैं अभी आप? तो मेरे हिसाब से एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑयल प्राइसेस थोड़े मेरे ख्याल से वॉलेटाइल नहीं रहे और थोड़े नीचे ही देखने को मिले हैं। और मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी नहीं है और मार्जिन्स मेरे ख्याल से ठीक ही रहने चाहिए। तो ये क्वार्टर के नंबर्स भी मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर से बेटर आ सकते हैं। और यूजुअली मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स इनके ठीक रहते हैं। तो माई सेंस है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे डैमेज भी नहीं हुए थे स्टॉक, जिस तरह से बाजार में गिरावट आई थी। तो डाउन साइड में रिस्ट्रिक्टेड ही है इनकेस कोई वापस कोई थोड़ा मीडियोकर करेक्शन आता है 2-3% तो भी। तो मुझे नहीं लगता है कि मेजर कोई उसमें मंदी देखने को मिल सकती है। तो आई फील HPCL, IOC, BPCL तीनों मेरे ख्याल से लिए जा सकता है। तीनों पे आपका बाय भी है और आपने मोटा मोटी इसके पीछे की रीजनिंग को एंडोर्स भी किया जो हमने आपके सामने रखी। बहुत शुक्रिया राहुल, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, बातचीत हुई, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक काम करते हैं, हमारे साथ अभी रुचित जैन भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 9 बज चुके हैं। तो नवरत्न शेयर एक बार आप जान लीजिए, ये 9 इंपॉर्टेंट शेयर होते हैं जिनमें खबरें, रिपोर्ट्स, XYZ कुछ जुड़ा होता है। ये आज के सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर्स रहने वाले होते हैं, इसलिए आप एक साथ ही सबको समझ लो। बताइए शरद, आज कौन से 9 शेयर हैं? जी बिल्कुल, स्टार हेल्थ पे जो है फोकस रखेगा। यहाँ पे 9 इंश्योरेंस कंपनियों को जो है ऑफ कोर्स क्लेम सेटलमेंट इश्यूज़ को लेके जो है प्रॉब्लम देखने मिल रही है, तो इस पे जो है थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकती है। लेकिन कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि ये जो है IRDA से इनको अभी तक कुछ अप्रूवल या लेटर नहीं देखने मिला है, बट नेवरदलेस नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। केबल वायर स्टॉक्स पे बात करें, खासकर की पॉलीकैब, हैवेल्स को ले लीजिए। कॉपर रेट्स जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच कर गए हैं। यहाँ पे ट्रंप ने भी कहा है कि टैरिफ कंसर्न्स देखने मिल रहे हैं, चाइना के फर्दर स्टिमुलस मेजर्स भी आ रहे हैं और 2 से 3 क्वार्टर का इसमें लैग रह सकता है। लेकिन याद रखिए पॉलीकैब में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो भी आया है। हैवेल्स के जो बड़े B2B के जो मैनेजमेंट थे, लीडरशिप, वो अब नॉर्दर्न इंडिया जो है पॉलीकैब में भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वहाँ पे इन्होंने जॉब स्विच की है। तो एक बड़ी मैनेजमेंट चेंज भी देखने मिली है पॉलीकैब में। हमारा राजा एक्साइड की भी बात कर ले तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट अलाउ कर रहे लिथियम आयन बैटरीज को जो है कोर ऑटो कंपोनेंट के डेफिनेशन में, और इनको सेफ हार्बर रूल्स में भी शामिल किया गया और एक्सटेंशन हुई है, यानी कि टैक्स स्क्रूटनी कम होगी
और ये पूरे इकोसिस्टम को जो है हेल्प मिलेगा। FMCG स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। रशिया यूक्रेन की जो हॉस्टिलिटीज़ है ब्लैक सी में वो अब कम हो रही है। सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस जो है इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। वही NCC की बात करें तो 10,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर जो है इनको मिला है भारत संचार निगम लिमिटेड से, ये बड़ा ऑर्डर है। IRFC 5,000 करोड़ का लोन एग्रीमेंट भी साइन किया है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। इसके अलावा फेडरल बैंक की बात करें तो 4% स्टेक की एक्विजिशन किए हैं AGS फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में। यहाँ पे लगभग 98 करोड़ का ये टोटल डील आया है। 8वां स्टॉक ONGC रहेगा, जहाँ पे अपने खुद के सब्सिडरी में लगभग 3,300 करोड़ निवेश करने वाले हैं। और याद रखिए ये जो है राइट्स इशू के जरिए होगी, तो ONGC पे भी आपको नज़र रखना होगा। ये हमारा 8वां स्टॉक है ONGC। आखिर में बिग बुल ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रिगेड एंटरप्राइज फोकस में रहेगा। मोतीलाल ओसवाल ने जो है रिटायरिएट बाई किया, हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा घटा दिया है, 14.15 कर दिया है 15.40 से। और इम्पोर्टेंटली वो कह रहे हैं कि जो हैदराबाद और चेन्नई में स्केल अप हो रहा है उसके कारण एक बुलिश नज़रिया बनता है कंपनी के लिए, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। ठीक है, तो 9 के 9 शेयर हो गए हैं। इसमें हमने अमूमन ज़्यादातर शेयर के बारे में पता भी कर रखा है, बट ये तो एक रिकॉल था ताकि आप जब भी बाज़ार के अंदर बैठे, कई बार लोग थोड़ा लेट जुड़ते हैं तो उनको पता हो कि 9 शेयर कौन से हैं जिनमें आज न्यूज़ है, वो क्या न्यूज़ है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बाकायदा हमने प्राइस भी नीचे डाला हुआ है ताकि इसको आप चेक भी कर लें। जैसे आप NCC देखेंगे तो आज बढ़िया खोल रहा है। एक खबर है इसको ऑर्डर की, 2 दिन पहले भी खबर आई थी ऑर्डर की, तब तेज़ रिएक्शन नहीं था, बट आज है 5% ऊपर खोल रहा है। ONGC दिखाओ वो अच्छा खोलेगा आज, उस पर न्यूज़ अच्छी आई हुई है ना। तो कुछ इसी तरह के शेयर्स हैं जिस पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेवल्स क्योंकि फ्रीज़ हो चुके हैं और आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं मैं ज़रा वो आपके सामने रख देता हूँ और इतने से एक शेयर पता भी करूँगा मैं। आप हीरो मोटोकॉर्प में अंदर आज हल्की बढ़त देखेंगे, ठीक है। वैसे तो निफ्टी के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा, सिर्फ 32 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 32 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिखेगा, दोनों 32 पॉइंट है, तो कोई बहुत एग्रेशन नहीं है जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा। तो आज कम से कम 23,800 की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है तेज़ी वालों को और मोमेंटो जनरेट करने के लिए। और क्योंकि मेरे से सुबह शॉर्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया तो 23,800 के नीचे आज की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है शॉर्ट्स वालों के मोमेंटम को करने के लिए। तो कुल मिला के लक्ष्मण रेखा 23,800 के आसपास की बन गई है। इसके ऊपर शॉर्ट नहीं करना, इसके नीचे लॉन्ग नहीं करना, ऐसे कुछ हद तक समझ में आ रहा है। ये मोटा मोटी रफ आपको बता दिया है। अब थोड़ा आगे बताते हैं। HDFC रिलायंस इंडस्ट्रीज जरा स्क्रीन पे दिखाओ, दोनों में छोटा छोटा सा गैप है, एक 3 रुपये ऊपर खुल रहा है और एक 5 रुपये ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा भी आज शुरुआत में 0.5% ऊपर है। आदित्य एक बार जरा टेक महिंद्रा चेक करोगे, 0.5% ऊपर है। कल थोड़ा IT के अंदर पोजीशन स्ट्रांग बनी है, मेरे को लग रहा है कि अगली सीरीज में IT काफ़ी चलेगा। एक बार जरा टेक महिंद्रा पे आपका टेक सर। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए टेक महिंद्रा में रुझान पॉजिटिव है और डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को टेक महिंद्रा IT स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट की है। तो मैं आपकी सोच से बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी यही सोचता हूं कि आगे आने वाले दिनों में और नेक्स्ट एक्सपायरी में टेक स्टॉक्स में काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन, प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड इधर बेहतरीन है। टेक महिंद्रा में एक पोजिशनल व्यू बनाना है तो यहाँ तेजी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1445 एंड विद टारगेट ऑफ 1485, तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, 20-22 रुपये और मिल जाएंगे इजीली आपको, और मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिन में मिल जाने चाहिए, क्योंकि रोल ओवर के अंदर अगर IT का रोल ओवर चेक करेंगे भी थोड़ा कम है, इसलिए टोटल कंबाइंड रोल ओवर भी निफ्टी का भी थोड़ा कम है। आज और कल में ये पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। NCC के अलावा जो आज बड़ा गैप खोल रहा है वो है सीमेंस का शेयर, ये करीब 3.5% ऊपर खुल रहा है बड़े शेयरों में। इसके अलावा कैनफिन होम्स में भी करीब 2% के आसपास की बढ़त आपको दिखेगी। जोमेटो आज 3.5% नीचे है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में चार्ट भी दिखाया कि हमें नहीं लगता कि जोमेटो के अंदर बहुत जल्दी को तेज़ी से बदलाव आएगा, आज भी 3.5% नीचे। KEC इंटरनेशनल, मैक्स हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, ये कुछ एक और शेयर है जो आज शुरुआत में कमज़ोर खुल रहे हैं। चलिए अब तो सीधा मार्केट ही खुल रहा है, मार्केट पे ही चलते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, अच्छा एक और पॉइंट, अगला आधा पौना घंटा आपको डायरेक्शन के लिए वेट ही करना पड़ेगा। आप बोलो कि अभी पता लग जाएगा, नहीं पता चलेगा। आधा पौना घंटा कम से कम देना, कम से कम, हाँ, थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम 23,800 की तरफ जा रहे हैं या फिर 23,800 की तरफ नीचे नहीं जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है पहले टिक आते ही तुरंत बैंक निफ्टी लाल निशान में पहुंचेगा। देखते हैं क्या होता है आगे चल के, बट आप थोड़ा सावधानी रखिए और कोई
एग्रेशन ना दिखाई, बाजार कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। 43 पॉइंट की बढ़त अभी आपको दिख रही होगी। अब 90 पॉइंट हो चुका ऊपर बैंक निफ्टी, 82 पॉइंट, 31 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। दोनों अभी तक तो अपना लाल निशान मेंटेन कर रहे हैं। आई होप सो कि मेंटेन करते रहें दिन भर में, लेकिन ना ऐसा नहीं है। निफ्टी आ गया अभी रेड में, और बैंक सेंसेक्स तो ऑलरेडी रेड में जा ही चुका है, और बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है वापस से अपनी बढ़त को ख़त्म करने की। तो बहुत तेज़ उतार चढ़ाव हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या ना, अर्ली ट्रेड्स होते हैं, जिनकी बिडिंग लगी होती है, जिनको जल्दी जल्दी निकलना है। मार्केट में आधा पौना घंटा पहले छोड़ देना चाहिए। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत ही प्रोफेशनल है, एल्गोज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तब तो अलग बात है। नहीं तो एक रिटेलर को जो सिर्फ टर्मिनल्स देख रहा है या छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, उनको आधे घंटे तक तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। पहले आधे घंटे तक हो सकता है आपको महंगा मिले, हो सकता है आपको सस्ता भी मिले, बट पहले आधे घंटे आप ट्रेड ना करो। थोड़ा शांति पकड़ो, थोड़ा बाजार की डायरेक्शन को चेक करो, फिर आना। तब आपको भले थोड़ा 2 पॉइंट सा महंगा मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। अभी देखो आप, इंडिया विक्स आज 1% ऊपर है। ये अभी 14.25 के आसपास चल रहा है। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। टिल 15 तक मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, ये दिखाते जाओ सारे हैं बड़े शेयर। HUL, इन्फोसिस, TCS, ये सब आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा। आप नोटिस करते जाना। इन सब में भले आपको थोड़ा बड़ा हरा निशान दिखे, लेकिन गिरावट और बढ़त बहुत बड़े क्वांटम के साथ नहीं है। जो भी शेयर आपकी स्क्रीन पे देखो फायर हो रहा है, सब में आधा % का मार्क किसी ने अभी तक पार नहीं किया है। सब आधे % के अंदर अंदर में है। तो इसका मतलब बाजार अभी थोड़ा इनडिसाइसिव इन नेचर में है। थोड़ा इसको डिसाइसिव हो जाने दो, थोड़ा और पक्का, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और टाइम कंज्यूम करता है, करने दो। मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट ना जल्दी जल्दी नीचे भी नहीं जाएगा और जल्दी जल्दी ऊपर भी नहीं आएगा। लेकिन आज लक्ष्मण रेखा जो खींची हुई है वो 23,800 के ऊपर नीचे की है। आप पार कर गए तो कोई आपको रोकेगा नहीं, नीचे आ गए तो कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा। ठीक है, कुछ मिला के ऐसे चलिए फिलहाल। और अभी तो देखते हैं और क्या होता है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स मैं आपके सामने और पढ़ देता हूँ या फिर रख देता हूँ, जिसमें आप ज़रा नोटिस करेंगे। और उस कैटेगरी में अगर आप चेक करें तो सीमेंस अब अपनी बढ़त को बढ़ा चुका है, 3.5% ऊपर आ चुका है। बस सीमेंस दिखा देना। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आज ओपनिंग में बढ़िया मूवमेंट आया। भारतीय एक्सा की कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज भी ओपनिंग अच्छी है, इसको भी देखिए आप। AU बैंक भी काफ़ी दिनों बाद एक्सपायरी पे एक्टिव हुआ है, तो एक्सपायरी का प्ले बनेगा ये AU बैंक। हाँ, इसको भी स्क्रीन पे लगा के रखना आप। दूसरा, जोमेटो के अंदर गिरावट थोड़ी और बढ़ी है। UPL भी हल्के से लाल निशान में है। 2-3 दिन चलने के बाद आज इरडा फ्लैट टू नेगेटिव हो चुका है, तो ये शेयर भी आज आपकी नोटिस लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा और जो शेयर हैं उसमें एक NCC ये ऊपर है, और बस और तो कुछ खास में कोई दिख नहीं रहा आपको बताने ला। एक चोलामंडलम होल्डिंग देखना, चोला फाइनेंस होल्डिंग के नाम से कंपनी है। कल ये अच्छा था, आज ये थोड़ा वीक हो रहा है, तो एग्रेशन ना दिखाना इसमें। इंजीनियर्स इंडिया भी आज थोड़ा वीकनेस पे है, 2-2.5% इसमें भी गिरावट है। देखो आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल शांत अवस्था में है। यही मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके कोई छोटे मोटे काम है आपको निपटाने हैं तो भले निपटा के आ जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आज मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर आती जाएगी। हीट मैप जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइए और फटाफट से सारे हीट मैप दिखा दो, जल्दी जल्दी दिखाते जाना। हाँ, हीट मैप सारे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो, रियल एस्टेट, IT, ये सब के सब हमने हीट मैप आपके लिए बनवाए हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि पूरे सेगमेंट में क्या हो रहा है। जैसे आप देखोगे थोड़ा पावर का प्ले आपको दिखेगा, इक्का दुक्का कोई बैंक दिख जाएगा, एनर्जी का दिख जाएगा। तो आज कोरिलेशन में तो काम है, बट एग्रेशन में नहीं होगा। अब आपके सामने ही है, देख लो आप, 25 पॉइंट है सिर्फ निफ्टी, ये ना टूटेगा ना बढ़ेगा, और अब आधे घंटे बाद थोड़ी सी डायरेक्शन लेगा, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी IT मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ज़्यादातर IT कंपनीज में फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी के बाद IT में थोड़ी और स्पार्क आएगा। IT को छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा कैरी करना चाहिए। अगर आप कोई भी IT कंपनी ले रहे हैं तो ध्यान रखना, 2-4 दिन के लिए मत लेना, थोड़ा समय देना इसको। अब ये आपको पैसा तो बना के देगा, बट इसमें आपका समय मांगेगा ये। ठीक है जी। फार्मा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे है। ये आज का प्ले ज़्यादा नहीं है, आज थोड़ा FMCG हो सकता है। एक बार जरा FMCG दिखाना, और थोड़ा ऑटो भी हो सकता है। एक तो इसकी एक्सपायर वो आएगी, मंथली सेल्स के नंबर आएंगे। दूसरा, 1 अप्रैल से कई गाड़ियाँ और महंगी हो जाती हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो ऑटो पे आज थोड़ा ध्यान रखना। ऑटो आपको थोड़ा ट्रेड देगा, थोड़ी सरकारी कंपनीज में ट्रेड मिलेगा, FMCG में ट्रेड मिलेगा। ये सारे सेगमेंट वो मैं दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ
जहाँ पर आप ट्रेड खोजेंगे ना तो आपको अच्छा मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा, कम मेहनत में काम हो जाएगा। नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन वाले सेगमेंट में घुस गए तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बाज़ार के अंदर से बड़ी उम्मीदें जगानी पड़ेंगी, तब जाके काम बनेगा। ठीक है जी, सारे हीट मैप मैंने आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी फायर करवा दिए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप भी फायर कर देना। और अब मेहमानों से जुड़ने का वक्त हो गया है। रुचित जैन हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और समझते हैं क्या करना चाहिए। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। रुचित जैन हमारे साथ हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे 50 अंक ऊपर थे गए और निफ्टी बैंक में 85 अंकों के आसपास की तेजी, थोड़ी तेजी आज फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक आज देखेंगे आज हरे निशान में और निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। शुक्रवार को जो एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया था ग्रैंट थॉर्टन को, उसकी रिपोर्ट आएगी, देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। लेकिन लोअर लेवल पर थोड़े से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेडर एक्टिव हुए हैं। 640 वाला शेयर 650 के आसपास आके अब कारोबार कर रहा है। रुचि जी, आपसे शुरू करते हैं, बताइए क्या ट्रेड करें? ओपनिंग ट्रेड में आप क्या सुझाएंगे? ओपनिंग ट्रेड्स में हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स लिए थे भारतीय एयरटेल, वो आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है, सो वो हमें लग रहा है कंटिन्यू रहेगा। सेकंड में और एक नया ट्रेड ऐड करना चाहूंगा, वो है मजगांव डॉक में। सो आइडियली अगर आप देखेंगे तो पूरी डिफेंस स्पेस में से जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है जैसे HAL है, BEL है, मजगांव डॉक है, ये सब में जो रिसेंट प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है वो काफी बुलिश है, क्योंकि जब भी आप तेजी के मार्केट में प्राइस आउट परफॉर्मेंस दिखते हैं कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट्स, और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो वो आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस या चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आई थिंक मजगांव डॉक यहाँ पे रिसेंटली एक अच्छे खासे लगभग 5-6 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया है। लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से एकदम साइडवेज हुआ है, तो उसके कारण टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन वहां पे हुआ है। सो मजगांव डॉक हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव करंट लेवल से ये बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया है तो दे सकता है। सो करंट लेवल्स पे 2590 के नीचे स्टॉप लॉस रखे मजगांव डॉक में खरीदारी करें 2680 से 2700 के टारगेट रेंज के लिए। 80 से 2700 तक के टारगेट मजगांव डॉक के लिए। और हम पिछले 4-5 सत्र से देख रहे हैं कि एक स्टीप राइज हमने देखा है मजगांव डॉक में। महीने भर में अगर देखेंगे तो 25% के आसपास की रफ्तार आ चुकी है। 2600 साढ़े 2600 की रेंज में थोड़ा सा समय बिताया शेयर ने, और रुचि जी के मुताबिक अब शेयर फिर से चलने के लिए तैयार है। आज अच्छी शुरुआत की है, टारगेट अब खुल गए हैं इसके 2680 और 2700 तक के। 2590 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड करना है। रुचि जी, पावर एज ए थीम एक्टिव है और हम लगातार एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि एक्टिव रहेगा। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी इसमें गर्मी बढ़ती जाएगी पावर में। आज हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड ने शुरुआत अच्छी की है। एक बार जरा पावर ग्रिड पर व्यू दीजिए, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? अभिषेक, ओवरऑल तो मोमेंटम पॉजिटिव है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक पिछले 2 हफ्ते में 240 के आसपास को लो बना के ऑलरेडी 300 के आसपास आया, और यही पे स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज हडल है। सो आई थिंक थोड़ा सा अगर कुछ डिप फिर से मिलता है तो 275 280 एक अच्छा जो जोन रहेगा कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़े फेवरेबल टर्न हो गए। सो करंट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो थोड़ा मिड टर्म के लिए होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी में थोड़ी डिक्लाइन पे करने की सलाह दूंगा पावर ग्रिड में। थिंक विद इन द एंटायर स्पेस देखिए तो पोजिशनली एनटीपीसी भी काफी बुलिश लग रहा है, कि जहाँ पे हमने प्राइस वाइज करेक्शन के बाद में क्लियर एक अपट्रेंड का रिजम्पशन होते हुए ये स्टॉक में देखा है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, प्राइस अपमूव में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस थे वो भी ये पिछले 7-8 दिन की तेजी में ये स्टॉक ने ऑलरेडी सरपासिस कर दिया है। सो आई थिंक विद इन द एंटायर स्पेस अगर कहीं पे आउट परफॉर्मेंस कोई स्टॉक में एक्सपेक्ट करे तो एनटीपीसी रहेगा। ठीक है, एनटीपीसी में आप आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद करके चल सकते हैं। आज देखिए न्यूज़ बेस्ड बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम वाली बाइंग है और बाजार को उससे पुश मिल रहा हो। आज वायदा का टॉप गेनर है एनसीसी, इसको लेकर न्यूज़ थी, 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। उसके नीचे एक्साइड, इसको लेकर भी एक पॉजिटिव खबर थी और ये शेयर करीब 3.5% ऊपर है। कॉपर के प्राइसेस इस साल 27% बढ़े हैं, $10,000 के ऊपर के भाव हो गए हैं कॉपर के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार मजबूती है। हिंद कॉपर देखिए करीब 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। और बाकी रियल एस्टेट में मोमेंटम बरकरार है, प्रेस्टीज में, और हम देख रहे हैं कि मैक्रोटेक में आज तेजी का माहौल है। एक और शेयर जहां पर न्यूज आई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इनफैक्ट अच्छी, मैरिको को लेकर, उसी से शुरुआत की थी वरुण ने आज अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट की। मैरिको में 1.5% के आसपास तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन इसमें मोमेंटम बन रहा है।
कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में एक एक करके बाइंग हो रही है। पहले हमने एल&टी को चलते हुए देखा, फिर कमिंस की बारी थी। आज हम देख रहे हैं कि सीमेंस में ठीक ठाक एक्शन बन रहा है। सीमेंस एक प्ले हो सकता है रुचि जी, अगर यहां से और कितनी तेजी आप देख रहे हैं? शुरुआत तो ठीक की है शेयर ने। आई थिंक यस एक ऑलरेडी एक बीटन नाउ नेम है कि जहाँ पे प्राइस वाइज करेक्टिव फेज 8,000 से लेके 5,000 के नीचे तक ये प्राइस वाइज करेक्टिव फेज गया था। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन नियर टर्म में रह सकता है। शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग लिए ब्रेकआउट 5,350 के ऊपर है। सो एक बार ये 5,350 के लेवल्स अगर सरपास होते हैं तो फिर आप 5,700 5700 तक के आसपास के लेवल सीमेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकर ये व्यू आज आप देखिए हिंद कॉपर में तेजी है। इंश्योरेंस वाली कंपनीज को लेकर भी खबर आई, इंश्योरेंस वाले शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छोटे वाले जो बैंक से वहां पर भी थोड़ी थोड़ी तेजी बन रही है। एक और शेयर पर व्यू लेंगे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर रुचि जी जरा व्यू दीजिए। हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में, 300 रुपए के ऊपर भी आकर ये कारोबार कर रहा था। और तेजी आप देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू में? वॉल्यूम्स तो काफी अच्छे हुए इस तेजी में, सो आई थिंक एक अप मूव और कंटिन्यू रह सकता है। और 330 325 की रेंज में नेक्स्ट हर्डल्स ये स्टॉक में प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है। 330 325 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। ठीक है, 330 की तरफ ये शेयर बढ़ सकता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। लेकिन हम गर्मियों की बातचीत कर रहे थे और गर्मियों की शुरुआत से ही मतलब सीजन शुरू नहीं हुआ, हीट वेव को लेकर अलर्ट आने लगा और ये भी डेटा आए मौसम विभाग की तरफ से कि सामान्य से ज़्यादा गर्मी देखी गई। महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हमने देखी और वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ भी रही है। नॉर्थ इंडिया में भी अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है और राहत के लिए हम देख रहे हैं कि एसी की डिमांड बढ़ रही है। और इस डिमांड के एंटिसिपेशन में हमने एसी वाले जो शेयरों में बाइंग भी तगड़ी देखी है, चाहे वोल्टास हो या फिर ब्लू स्टार हो, दोनों के दोनों शेयर चढ़े हैं। 1100 के आसपास वोल्टास का भाव था, 1500 के आसपास हो गया। ब्लू स्टार को हम देख रहे हैं कि 2100 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो मजबूती इसमें आई है। इस गर्मियों के सीजन में एसी की डिमांड कैसी रहेगी, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने गोदरेज के बिजनेस हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी से खास बातचीत की है। एक बार जरा उनको सुनते हैं कि उनके इनसाइट्स क्या हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करके चल रहे इंडस्ट्री को लेकर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे शो में। सर, गर्मियों के सीजन का आगाज हो गया है, एसी प्लेयर्स तैयारी कर चुके हैं इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए। ये डिमांड लगभग आपको कितनी नजर आती है और आप इसको किस तरीके से पूरा करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का एसी की डिमांड लास्ट ईयर थे, जो जिस तरह गर्मी लास्ट ईयर हमने सबने विटनेस किया, इस साल समर तो हम जो विटनेस कर रहे हैं वो अर्ली समर है। फरवरी में ही हमें 40 डिग्री प्लस की गर्मी दिखाई दी कुछ पार्ट्स में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समर इस बार भी हार्श होंगे और एसी के डिमांड उतनी तेजी से होंगे जितनी तेजी से पिछले साल थे। और हम उस तैयारी में ऑलरेडी हैं। हम अगले सीजन के लिए ओवरऑल 50 to 60% ग्रोथ की हम प्लान कर चुके हैं। समर सीजन के लिए 100% की ग्रोथ की प्लान कर चुके हैं। सो सारा तैयारी हमारे लिए है ऑलरेडी। ओके, जो हमने प्राइस हाइक किया था तमाम प्लेयर्स ने पिछले जनवरी में, क्या इस पूरे समर सीजन के दौरान क्या इस तरीके के दोबारा किसी प्राइस हाइक की उम्मीद की जा सकती है? कैसी स्थिति आपको नजर आती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्राइस इंक्रीज की गुंजाइश है अभी, बिकॉज मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपना प्लानिंग कर चुके हैं समर के लिए। हर ब्रांड ने अपना प्लानिंग कर चुके हैं, जितने रॉ मटेरियल उनको मंगाना था मंगा चुके हैं। बिकॉज जो जिस तरह का ग्रोथ प्रोजेक्शंस अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे हम लोग ने बोला कि हम लोग 50 से 60% ग्रोथ करेंगे, तो हम उसी हिसाब से माल मंगा के ऑलरेडी रख चुके हैं। अगर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ मतलब डिमांड हो जाता है तब अलग बात है, बट प्राइस इंक्रीज की मुझे कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रहा है अगले समर। जिस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं वो अब एसी सेगमेंट में खास तौर पे नजर आ रहा है, जहां पेनिट्रेशन लेवल 11-12%। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये आने वाले समय में 2030 तक शायद 30% पहुंचे। उस हाई डिमांड को देखते हुए गोदरेज की अपनी किस तरीके की तैयारी है? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? किस तरीके के निवेश की आपकी योजना है? देखिए, अभी तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो हम अगले साल तक का पूरा कवर्ड है। ठीक है, तो आगे उसके बाद लगभग कितनी होगी सर? हम टोटल अबाउट 1.5 तक का कैपेसिटी हमारे पास अभी मौजूद है सब मिला के। ओके, और आगे चल के हम उसको देखेंगे किस तरह से बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो उसका तैयारी चल रहा है सब। ओके, इसके अलावा सर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो कोशिश ये कर रहा है कि एसी में एनर्जी एफिशिएंसी के जो पैमाने हैं उसको और मजबूत किया जाए, या यूँ कहें कि सख्त किया जाए। जो पहले ये था कि आपका जो मिनिमम टेम्परेचर था उसको 18 डिग्री तक किया, उसको और
24 पर लाने पर चर्चा चल रही है। एज ए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आपकी क्या राय है और आप किस तरीके का एडवाइस यहाँ पे करते हैं? जी देखिए, हम भी ये प्रमोट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है, हम भी प्रमोट कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार एयर कंडीशनर्स खरीदे। बिकॉज 3 स्टार नहीं खरीद के आप जब 5 स्टार खरीदते हो, जो प्रीमियम आप पे करते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के बचत से वो प्रीमियम 2 साल में रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद आपको बेनिफिट देके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में। सो आपको कंज्यूमर्स को ज़्यादा एनर्जी रेटेड प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, 5 स्टार खरीदने चाहिए, 4 स्टार खरीदनी चाहिए। उससे एक तो ओवरऑल देखिए एसी का कंजम्पशन बढ़ेंगे तो बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हम सब मिलके अगर मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं तो ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ बिजली कम होंगे। सो ये हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस स्कीम, अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम 5 स्टार प्रमोट करने के लिए देते हैं। एक आखिरी सवाल, इस गैप को पूरा करने के लिए जहां पर जो कूलर वाला कस्टमर है, आप उसको टियर 2 टियर 3 सेगमेंट कह लें, जो कूलर कस्टमर है उसको एसी की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए क्या हम या गोदरेज ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च या उसके प्लान में है जिसमें वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आ पाए, एक कुछ नया प्रोडक्ट? जी देखिए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम फाइनेंस स्कीम की इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि आप इस फाइनेंस स्कीम में जान के आप अपग्रेड कर सकते हैं कूलर से एसी में, और इजी EMI, इजी किस्तों में, जीरो इंटरेस्ट में काफ़ी सारा स्कीम्स हैं। कंज्यूमर चॉइस कर सकते हैं कौन सा स्कीम लेके और एसी अडॉप्ट करें। शुक्रिया से हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर दीक्षित। ठीक है, तो इस साल गर्मी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी और कंपनी को उम्मीद है कि जो मांग है वो हो जाएगी 2x। गोदरेज भी अगर हम देखेंगे कंज्यूमर अप्लायंसेस में एक बड़ी कंपनी है और ये इनपुट वहां से निकल के आ रहा है। ठीक है, समीर ने ये बातचीत की है। एक और मेहमान को अपने शो में जोड़ लेते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटी से भी हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपके स्टॉक्स कौन से हैं लक्ष्मी जी? बाजार में हम देख रहे हैं कि गेंस छोटे जरूर हैं बट अपने लेवल्स को होल्ड करना यही एक बड़ी कामयाबी होगी बाजार की। कोई प्रॉफिट टेकिंग ऐसा नहीं कि हायर लेवल्स पर आ रही है। आप ये बताइए कि आपने स्टॉक्स कौन से चुने हैं आज के लिए, उसके बाद आगे बाजार पर चर्चा करेंगे। बात अभिषेक जी, जो आज का जो पहला रिकमेंडेशन है हमारा वो है एक्साइड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मुझे गेंस देखने को मिल रहे हैं और अभी रिसेंटली इसने अपने प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक किया है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रहा है एक्साइड इंडिया में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक अपसाइड का पुल बैक मूव ये स्टॉक शो कर सकता है आने वाले समय में। तो करंट लेवल्स पे हम बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है वो आ रहा है अराउंड 365 टू 364 के आसपास, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है हमारे 385 के। सेकंड स्टॉक है वो आईटी इंडेक्स से है, वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में भी हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस में भी। और इसने आफ्टर कंसिस्टेंट डिक्लाइन यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है करंट लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक अपने 1600 लेवल्स के ऊपर को रिटेन करता है तब तक इसमें हम पुल बैक मूव देख सकते हैं। जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1705। सो 1705 के टारगेट के लिए हम इन्फोसिस को करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं, जहां पे हमें 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, आईटी पे एक और कॉल हमको मिल गया इन्फोसिस, और अगर आप आज आईटी इंडेक्स देखेंगे तो वो काफ़ी ठीक भी नज़र आएगा आपको। दिखाना एक बार स्क्रीन पर जरा आईटी इंडेक्स। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा और थी इंडसइंड बैंक की। एक्चुअली क्या है ना, इंडसइंड बैंक आज इकलौता F&O बैन में शेयर है। अगर उसके अंदर जो कवरिंग आ रही है वो शॉर्ट्स की स्क्वीजिंग की वजह से आ रही है, क्योंकि बैन शेयर है, नया शॉर्ट कर नहीं पाओगे, है ना। इंडसइंड बैंक जो शॉर्ट कवरिंग आई है 3.5% की इसलिए हुई है। 1-1.5% पे भी थोड़ी देर पहले नोटिस हुआ था, तो ये 3.5% इसी वजह से ही ऊपर आया। इसमें कोई नया शॉर्ट बनेगा नहीं, नया लॉन्ग बनेगा नहीं। सिस्टम में जो शॉर्ट्स हैं, सामने खड़ी है डेरिवेटिव एक्सपायरी, बैन में चला गया शेयर आज भी। अब कल भी बैन में अगर जा सकता है, वैसे बाय द वे बताऊँ, लेकिन अगर मान लो कल बैन में नहीं जाता तो उससे पहले ही थोड़ी बहुत कवरिंग आज शुरू हो जाएगी इसमें, इसलिए 3.5% ये शेयर ऊपर है। कोई खबर नहीं आई इसमें, खबर आई तो कल परसों आई थी बट लेकिन वो ज़्यादा मैनेज ही नहीं कर पाया कुछ शेयर। तो आज टिपिकली एक्सपायरी इम्पैक्ट कैलकुलेट इसके अंदर हो गया, और इकलौता शेयर है जो F&O बैन में है। अमूमन ये अच्छी बात भी है कि ये
और शेयर नहीं है आज इस बार बैन में। अब मैं कुछ ऐसे शेयर्स पता कर लेता हूँ रुचित और लक्ष्मी जी से कि जहाँ पर आज थोड़े लॉन्ग पोजीशंस बन रही है मार्केट्स के अंदर। एक बार ना एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाओ, जब तक आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो F&O वाले शेयर्स की भी दिखाना जल्दी जल्दी दिखाओ एडवांस डिक्लाइन की रेशो। और साथ ही इंडिया विक्स वगैरह तो भी छोड़ दो, भी तो उसमें कुछ खास है ही नहीं मोमेंटो। देख रहे हो अभी भी डबल चल रहा है F&O में अभी भी डबल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पोजीशंस मार्केट अभी ज़्यादा सरेंडर करने के मूड में नहीं है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मैंने आपको सुबह पुट कॉल रेशो बताया था, PCR। तीसरा, एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, तो सपोर्ट पक्के हैं। और चौथा, थोड़ा वैल्यू बाय जैसे रिलायंस जैसे शेयर्स को दम लगा के ऊपर आना होगा। अभी क्या हो रहा है ना, 2-2.5 रुपये की बढ़त बाकी रह गई है, तो ये सारी चीज़ें ना मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर आप ऑप्शंस चेन देखेंगे, दिखाओ एक बार ज़रा, 52,000 की कॉल दिखाओ बैंक निफ्टी की और 52,000 की पुट दिखाओ बैंक निफ्टी की। दिखा पाओगे आप प्रोड्यूसर साहब? 52,000 की, तो आप देखेंगे कॉल और पुट दोनों में पैसे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा ऑप्शंस का मना किया था। ये 51,800 की आपने कॉल दी, ठीक है हटा दो, ये गलत है, सारे लेवल्स गलत आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हटाओ इसको। कुल मिला के निफ्टी इन रेड हो चुका है, तो निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त को गंवा दिया। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट तक चला गया था, लेकिन अभी सिर्फ 40 पॉइंट रह गए हैं। इंडसन बैंक की वजह से ही आज थोड़ा बहुत आप निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में गेन देख पा रहे हैं, तो ये भी ऐसे ही काम करता। चलिए स्टॉक्स की तरफ मैं आ जाता हूँ। एनालिसिस तो हो ही रहा है मार्केट के अंदर, जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, पहले वो दिखाता हूँ आपको मैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी आज AU बैंक में 570। AU बैंक रोल ओवर कर ले रुचित, एक बार ज़रा चेक करना। स्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा नहीं कि हाँ करना चाहिए, बट डाटा देख के लगेगा हाँ करना चाहिए। विद इन द बैंकिंग स्पेस जो अपमूव हमने दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखे हैं, उसके रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। बट ऑफ लेट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में वॉल्यूम थोड़ा बिल्टअप होने लगा है। तो आई थिंक एटलीस्ट वो 200 दिन का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट कर सकते हैं, जो 600-605 की रेंज में है। सो रेजिस्टेंस पोजिशन है तो रोल ओवर की जा सकती है। 600-605 के अराउंड के टारगेट्स रखे फिलहाल, वहां पे आता है तो फिर से रिव्यू वहां पे करें। ठीक है डन। एक शेयर और भी है जरा आप चेक करना, मेरे को लग रहा है ये भी बढ़िया बिल्डअप देगा, वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है। खबर की वजह से ऊपर आया, लेकिन ये रोल ओवर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जरा एक्साइड इंडस्ट्रीज पे रुचित आपका टेक। पुल बैक ट्रेड है यहाँ पे आज खबरों में, इसके लिए वॉल्यूम्स कॉल अच्छे दिए, हुए पर लेवल्स वापस बताना। कहीं ना कहीं स्टॉक का एक सपोर्ट बेस 330-340 की रेंज में बन चुका है। आई थिंक 390-400 ये रेंज, ये पुल बैक मूव में एक्सपेक्ट की जा सकती है। सीमेंस पे मेरे को लगता है बात नहीं हुई होगी, 2% करीब करीब ये भी ऊपर है, 12.5% का ऊपर इंटरेस्ट एडिशन है इसके अंदर भी, तो ये भी एक नोटिसेबल शेयर है। इसके लेवल्स ज़रूर ध्यान रखना आप सीमेंस के। हाँ सीमेंस बढ़िया चल सकता है, रोल ओवर पे एक्टिव होने वाले शेयर्स हैं। एक और शेयर भी मेरी लिस्ट में आ रहा है, मैं ज़रा उस पर भी बातचीत कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकेगा, ज़रा अच्छा शेयर को ढूंढने दीजिए। अशोक लीलैंड 211 रुपये के आसपास चल रहा है। लक्ष्मीकांत जी नमस्ते सर, ज़रा इसको देखेंगे अशोक लीलैंड को। ये अशोक लेलैंड में रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हल्के से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मतलब यहाँ पर हमें 215 का एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि 3 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ये 215 के लेवल्स वो ब्रेक करता है, जैसे ही 215 के लेवल्स को ये ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे। उस दौरान ये स्टॉक फिर जो जो उसका जो नेक्स्ट हर्डल है आफ्टर सरपासिंग 215 वो आ रहा है 223 के आसपास, और 223 के आसपास अगर हमें फिर से एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर हमें 230 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं अशोक लेलैंड में। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकआउट कॉल है, तो 215 के ऊपर हम बाय करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस के लिए हम 208 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो विद द सपोर्ट ऑफ 208 हम 220 से लेकर 222 से लेकर 230 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। ठीक है रुचित भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पता करना है, हालांकि रेंज बहुत छोटी है फिर भी मैं पता कर लेता हूँ। आपको लगता है कि 23,800 पहले आएगा या फिर 23,500 पहले आएगा निफ्टी का? 23,500 पहले आने के चांसेस हैं कि 23,800 पहले आने के चांसेस है? ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप बता पाओगे।
रुचित, आवाज़ आ रही है आप तक? जी, सो आई थिंक हमें लग रहा है कि रेंज तो आपने पूरी बता दी है 23,500 से 23,800 की। बट जैसे सेटअप्स हुए हमें लग रहा है कि थोड़ा सा डिप पहले आएगा 23,500 की तरफ। और फ्रेंकली अगर वो डिप पहले आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे लेवल्स पे मिल सकती है। सो आज थोड़े से लार्ज कैप स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है कि कल जो हमने मिड साइज स्टॉक्स में देखे थे। सो आई वुड से कि 23,500 पहले शायद आ सकता है, और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बनेंगे लॉन्ग्स बनाने के लिए। ठीक है। निफ्टी को लेकर ये व्यू हमने फिर से लिया। 30 अंकों की हल्की सी तेजी थी जो कि अब तब्दील हो गई है गिरावट में, और आगे हैं लाल निशान में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37 अंकों की हल्की सी तेजी है, कंसोलिडेशन साफ दिख रहा है। एक चीज बस आज अच्छी है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा बेहतर है कल के मुकाबले। 1160 शेयर आज ऊपर हैं और उसके मुकाबले करीब 1260 शेयर में गिरावट है, तो थोड़ी संतुलन वाली स्थिति आज दिख रही है। हालांकि ऐसे शेयरों की संख्या निफ्टी में सिर्फ 3 है जहां पर गिरावट 1% से ज्यादा की है, और वो हैं डॉक्टर रेड्डीज, श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट के चार्ट के बारे में डिम्पी ने आपको विस्तार से जानकारी दी भी थी। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड को छोड़ दीजिए तो एक भी शेयर ऐसे नहीं है जहां पर आपको 1% की तेजी दिखेगी। भारतीय एयरटेल हमारे एक्सपर्ट्स के डार पर है, कल आपको क्लोजिंग कॉल में ये शेयर सुझाया गया था, 1% की मजबूती वहां पर है। और इसके अलावा बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड में भी हम तेजी देख रहे हैं, इन पर भी अपने एक्सपर्ट्स हमने व्यू दिए थे। अदरवाइज न्यूज बेस्ड निश्चित तौर पर बाइंग थोड़ी सी देख रहे हैं। अच्छा, एक राय जरा जोमैटो पर फिर से चाहिए आपसे रुचित जी। जोमैटो 3% की गिरावट आज हम देख रहे हैं, कोई राहत इसमें नहीं है। घूम फिर के हम फिर से 200 रुपए के लेवल के नीचे आ गए। क्या 200 के नीचे जाने के लिए शेयर तैयार है? कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? बहुत लोगों के पास है ये। इमीडिएटली कोई बड़ी तेजी की अभिषेक जी इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है कि स्टॉक में एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर बना है, और जो पुल बैक मूव भी हमने मार्केट के साथ साथ देखा उसमें स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के हडल को पार नहीं कर पाया, जो 230 के आसपास था। और उसका हाई भी देखेंगे परसों का तो एग्जैक्ट 230 का ही हाई है। सो 200 डीए में रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है। सो पॉसिबिलिटी एक टाइम वाइज करेक्शन की है कि जहाँ पे कुछ समय तक अभी ये स्टॉक मोर एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। नीचे नो स्टॉक के 195 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। सो हमें लग रहा है कि एक टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक कुछ समय के लिए बताएगा, और जब तक कोई वॉल्यूम्स अच्छे नहीं आते या ये जो हर्डल्स की हमने बात की वो सरपास नहीं आते, तब तक कोई बड़ी तेजी आपको शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जोमैटो को लेकर ये व्यू। लेकिन निफ्टी में कल से बदलाव होंगे और जोमैटो का भी उससे लिंकेज है। समझते हैं क्या बदलाव होंगे। शरद दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? जी बिल्कुल, कल बहुत एक अहम दिन होने वाला है। 2 रीजंस है। एक तो निफ्टी के बहुत सारे इंडेसेस में चेंजेस होने वाले हैं जो सेमी एनुअली होते हैं, और कल एक्सपायरी भी है, तो एक्शन पे पैक डे रहने वाला है। और आखिरी आधा घंटे के कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। नुवामा ऑल्टरनेटिव की रिसर्च की रिपोर्ट आई है, और सबसे पहले मैं बता दूं निफ्टी 50 में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जोमैटो जो है आप कह सकते हैं डिस्प्लेस करने वाला है बीपीसीएल को, जोमैटो इन रहेगा। और आज देख रहे हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी स्टॉक में ऑलरेडी देखने मिल रही है। $602 मिलियन का इनफ्लोज देखने मिल सकता है, और वहीं पे बीपीसीएल निकलेगा जहां पे $225 मिलियन का आउटफ्लो दिख सकता है। जियो फाइनेंशियल भी जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाला है, $308 मिलियन का इनफ्लो रहेगा। वही ब्रिटानिया जो है एग्जिट लेगा 238 मिलियन का आउटफ्लो को लेके। तो इन 4 स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और आज हमें देखने भी मिल रहा है जोमैटो और जियो फाइनेंशियल में इतनी मूवमेंट्स आ रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे फेडरल बैंक में जो है यहाँ पे नेट फ्लोज आ सकता है एडजस्टमेंट्स पे लगभग $17 मिलियन का। वही आउटफ्लोज की बात करें तो कोटक बैंक का जो है सबसे ज़्यादा आउटफ्लो रहेगा लगभग $67 मिलियन का। सीपीएससी यानी कि आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर इंडेक्स जो होती है, यहाँ पे पावर ग्रिड में जो है नेट इनफ्लो $54 मिलियन का देखने मिल सकता है। ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। वही एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे $66 मिलियन का आउटफ्लो देखने मिल सकता है। ये तो हमने पूरे कैलकुलेशंस बताए कि कल इनफ्लोज पे कहाँ मूवमेंट्स हो सकता है, सबसे ज़्यादा एक्शंस कहाँ देखने मिल सकता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है निफ्टी में देखना ईपीएस और पी, इसमें कैसे बदलाव देखने मिलते हैं। इसमें जो है 2 डिस्कशन होगी इस पार्ट की। सबसे पहला होगा जो अभी करंट लेवल्स पे है, क्या ईपीएस पी है, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे हम कह सकते हैं बीपीसीएल ब्रिटानिया इंक्लूडेड रहेंगे। और अब जो दूसरा स्टडी रहेगा
जिसमें जियो फाइनेंशियल और जोमेटो वो जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले ईपीएस की बात करें तो 1186 और 1349 है FY26 FY27 रेस्पेक्टिवली अभी करंट सिचुएशन में। और जब इंक्लूजन आ जाएगी दो नई कंपनी की तो ये ईपीएस जो है थोड़ी सी घट जाएगी 1171 पे और ये 1335 पे, थोड़ी सी लॉस मेकिंग है। और ऑफ कोर्स जियो फाइनेंशियल का भी जो है पैट नंबर जो है पूरी तरह से आया नहीं है, बिजनेस बना नहीं है, तो इसके कारण आपको जो है ईपीएस थोड़ा कम देखने मिलेगा निफ्टी का। पी की बात करें तो यहाँ पे 19.9 और 17.5 टाइम्स जो है करंट लेवल्स पे चल रहा है, लेकिन अब जो है ये पी निफ्टी और महंगा होने वाली है। पी जो है 20.2 हो जाएगा FY26 के लिए, वही FY27 के लिए जो है 17.7 हो जाएगा। तो पी जो है निफ्टी महंगा हो जाएगा क्योंकि दो महंगे स्टॉक्स आ रहे हैं, ऑफकोर्स थोड़ी सी लॉस मेकिंग भी है। तो यहाँ जोमेटो में जहाँ पे अभी प्रॉफिटेबिलिटी आई है तो वैल्यूएशंस महंगे हो जाएंगे और ईपीएस थोड़ी कम हो जाएगी जब ये दो नए कंपनी आते हैं। तो ये पूरी लेखा जोखा है जो हमने आपके सामने रखा है निफ्टी के चेंजेस के ऊपर। जोमेटो की एंट्री हो रही है, हालांकि जोमेटो में हम कमजोरी देख रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें टारगेट कट किया गया है, 300 से घटाकर 250 कर दिया गया है और उसमें स्विगी की भी रेटिंग घटाई गई है, उसको 22 से करके कर दिया गया है अंडर परफॉर्म की रेटिंग। देखिए होता क्या है ना कि जब ये निवेश आते भी हैं, जब निफ्टी में चेंजेस होंगे, आप फंड्स बाइंग करते हैं इंडेक्स को देखकर भी, तो इंडेक्स की बाइंग होती है, उसको पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो आगे क्या कुछ असर होगा उस पर नजर रहेगी, लेकिन हाल फिलहाल तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा है इन दोनों के दोनों शेयरों का। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं, नरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कौन से शेयरों से आप शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले बाय रहेगा बजाज फिनसर्व पर, जहाँ पे एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ है और 3 साल का हाई भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे व्यू रहेगा कि नया ऑल टाइम हाई बन सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस में मूव हुआ था सिमिलर। स्टॉप लॉस होगा 1900, टारगेट होगा 2100 का। दूसरा बाय रहेगा गोदरेज एग्रोवेट पर, जहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट में, स्टॉक ब्रेकआउट के करीब है। अगर 780 790 के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट होगा। स्टॉप लॉस होगा 750, पोजिशनल टारगेट होगा 900 का। पोजिशनल टारगेट होगा 900 का गोदरेज एग्रोवेट के लिए और बजाज फिनसर्व के लिए 1900 का स्टॉप लॉस, 2100 रुपए के टारगेट आपको। ये दो के दो बाई कॉल्स। गोदरेज एग्रोवेट थोड़ा सा नीचे है, बावजूद उसके वक्त पर बाई कॉल आ रही है। हिंदुस्तान कॉपर पर जरा एक व्यू चाहिए। 1.5% के आसपास की तेजी है लक्ष्मीकांत जी, और हम कॉपर के प्राइसेस को हीटअप होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ इस साल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 27% के आसपास का उछाल आ गया है। थोड़ा सा डिलेड इंपैक्ट आता है प्राइस इंक्रीमेंट का शेयरों के बैलेंस शीट को लेकर। आप जरा हिंदुस्तान कॉपर को लेकर व्यू दीजिए, कितनी तेजी आप और देख रहे हैं शेयर में? ये भी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट स्टिल करंट लेवल्स पे फॉलो थ्रू बाइंग ये स्टॉक मिस कर रहा है और कल यहाँ पर हमें बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि 242 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालना जरूरी है इस स्टॉक को। एक बार 242 के लेवल्स को ये सरपास करता है, देन आफ्टर हमें 255 से लेकर 260 के लेवल्स दिखाई दिए जा सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। निचले स्तर पर जो 220 का लेवल्स है वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, और जब तक ये 220 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम 240 के ऊपर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 242 का है, उसके ऊपर निकलना जरूरी है, तभी हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। इसके ऊपर जाएगा तो आपको इसमें और बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। दिनशा ईरानी होंगे सीईओ हेलियस इंडिया के 10:10 पर, उनसे बाजार के चाल को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगी। बहुत ही बारीक नजर रहते हैं वो ग्लोबल मार्केट्स पर भी, एफआईएस के सेंटिमेंट को भी भली भांति वो जानते हैं और उस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। एक और सेगमेंट नरेश जी जहां पर आज हम फिर से रौनक लौटते हुए देख रहे हैं, वो है ये ऑयल रिफाइनिंग वाली कंपनीज का जो खेमा है। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, आज हम बड़ी तेजी देख रहे हैं। आप जरा बताइए कहीं मौके हैं ट्रेड के इन दोनों शेयरों में? नीचे से देखें तो काफी बड़ा रिकवरी हो चुका है दोनों में। अगर चेन्नई पेट्रो 450 से 650 आ चुका, बट ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स रहेगा, 600 620 के आसपास आए तो बाई होगा 590 के स्टॉप लॉस से। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में वो क्लोजर टू 675 का है, जो एक 70-75 पे एक पॉज हुआ था नवंबर दिसंबर में।
तो वो एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में। बाय ऑन डिप्स रहेंगे दोनों, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी हुआ है ये रिकवरी। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। और कुछ कुछ और ट्रेड भी हम पता कर लेते हैं जरा आपसे ही। सर एक बार जरा बैंक निफ्टी पे अपना टेक देंगे आज। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बैंक निफ्टी में HDFC बैंक अगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता ना, तो विद द हेल्प ऑफ इंडसइंड बैंक के आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये 200-250 पॉइंट और चल सकता है बैंक निफ्टी। सर एक बार जरा आपका टेक, 52,000 आने के आज चांसेस कितने हैं सर? काफी दूर नहीं है वो प्राइस पॉइंट्स है, बट HDFC बैंक ही है जो लीड कर सकता है यहाँ से, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई से। तो 1810 1820 से वहां पे बाउंस बैक आ सकता है। तो अगर ट्रेड लेना भी हो तो निफ्टी फ्यूचर में 50 एंड 700 से ले सकता है, 52 100 तक आ सकता है बाउंस। कुछ एक और शेयर भी पता करता हूँ, लेकिन इस बीच गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कुछ अपने ट्रेड्स बताए हैं कि किन शेयरों पर आप भरोसा जता सकते हैं। ये रिपोर्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अंश भिलवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे वो रिपोर्ट्स के बारे में। अंश बताएं आप। बिल्कुल, तो ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लगभग 9 स्टॉक्स दिए हैं, अगले 12 महीने में अच्छे चल सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स बता देता कौन से है। HDFC बैंक टारगेट प्राइस यहाँ पे 2090 का दिया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक 796, M&M 3800, इंडिगो, अडानी पोर्ट, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन और GCPL जैसे स्टॉक्स है जो इस लिस्ट में शामिल है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि ये जो स्टॉक्स है अगर लगभग इनका एवरेज रिटर्न देखे तो लगभग यहाँ पे 23% का बनता हुआ नजर आता है। और ब्रोकरेज ने यह भी बताया है कि ये जो कंपनीज है ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन में नजर आ रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अगले 12 महीने में इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ नजर आ सकता है और मेन ये ग्रोथ EPS ग्रोथ की वजह से आ सकता है। और इन्होंने जो एवरेज अर्निंग ग्रोथ बताया वो लगभग 25% का बताया है और रिटर्न और इक्विटी देखें तो यहाँ पे भी 24% का बताया है FY25 से लेके FY27 के बीच के लिए है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। सारे इनकी रीजनिंग दी है अंश कि खाली सिर्फ स्टॉक्स के नाम ही है, इनके पीछे एक एक लाइन का रीज़न है क्या? नहीं, एक एक स्टॉक्स के रीज़न नहीं है, बट ओवरऑल मिला के एवरेज रिटर्न और एवरेज कितना EPS ग्रोथ है वो बताया है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे के सारे स्टॉक्स के नाम बताने के लिए। रिपोर्ट है, रिपोर्ट के पीछे के जो स्टॉक्स हैं वो लिस्ट हमने आपके सामने शेयर कर दी। फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक बने वैसे देखिए। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इसमें से एक शेयर में और पता कर लेता हूँ, पावर ग्रिड। इस पर क्या करना चाहिए नरेश भाई? एक बार जरा पावर ग्रिड चेक करेंगे आप। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ चुका है स्टॉक में लोस से, और थोड़ा यहाँ पे पॉज आना चाहिए क्योंकि जो लास्ट ब्रेकडाउन या सपोर्ट लेवल था वो 300-305 का था। क्लोजर टू 280 ऑन डिप्स पे बाई रहेगा और 300-305 एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ भी बने हुए हैं, उनसे जरा मैं कुछ शॉर्ट्स के भी शेयर्स चेक करवा लेता हूं। मैं तो आज थक गया हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। शॉर्ट शेयर पूछते पूछते मेरे को इतना पूछना नहीं है, ना ही मार्केट ये अलाउ करता है इतना शेयर आपको पूछने चाहिए और ना ही आपको सुनने भी चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने रिसर्चर्स को, अपने रिपोर्टर्स को बार बार कोई ना कोई खबर लेके आने के लिए, क्योंकि ये जो बाज़ार है ना इस समय, आप जितना शेयर पूछेंगे उतना कन्फ्यूजन होएगा। आप कम से कम शेयर्स बताएं और कम से कम शेयर्स पूछें। लक्ष्मी सर, अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना कि कॉन्फिडेंस हाई है उस शेयर के अंदर, तभी आप टारगेट और स्टॉप लॉस देना उसका। नहीं तो आप सिंपल सी बात रख के अपना छोड़ भी सकते हो। हमें कोई परहेज़ नहीं है कि आप उसके में क्या रख रहे हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इस समय कॉल लेना थोड़ा रिस्की और ट्रिकी है एक्चुअली में। ठीक है ना, रिस्की भी क्या बोलूँगा, थोड़ा ट्रिकी है, पता नहीं चलेगा ना एकदम से क्या होगा। आज जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं आज बैंक निफ्टी पे जो भी कैलकुलेशंस अभी की देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी हो सकता है 52,000 जल्दी लगा दे, लेकिन निफ्टी को देख के लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि ये रिवर्स हो रहा है। आज निफ्टी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, बैंक निफ्टी में वीकनेस होनी चाहिए थी, बट इंडसन की शॉर्ट कवरिंग थोड़ा स्पार्क लेके आ रही है। देखते हैं क्या होता है, इसलिए ट्रिकी है थोड़ा सा पूछना और जानना और बताना। ये तो मेरे नेचर से ही अलग चल रहा है आज का मार्केट। और दूसरा, मेरे को इतना पूछना नहीं है, फिर भी मेरी बारी आ जाती है पूछने की तो मैं पूछना पड़ता है मेरे को। मैरिको का एक शेयर और लेके, जिसमें आज एक न्यूज़ भी थी, 1 से 1.5% तेज़ है। एक बार लक्ष्मीकांत जी आपका व्यू पॉइंट मैरिको पे। देखिए, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट ये स्टॉक अभी भी अपने की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है जो मेजर रिकवरी वो 650 के ऊपर ही आएगी। जब तक ये स्टॉक 650 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें रेंज बाउंड बूम बना रहेगा।
हालांकि निचले स्तर पर 615 के सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, तो जो मेजर मूवमेंट है वो 650 से लेकर 615 के जोन पर ही होगा, आता हुआ दिखाई देगा। तो 650 के ऊपर ही बाय करें, अन्यथा इसको अवॉइड करें। मैरिको को लेकर रिव्यू, मैरिको को लेकर ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी। आईटी वाले शेयरों में एक शेयर को लेकर कंसेंसस बिल्ड हो रहा था कि ये तेज रफ्तार से चलेगा। मिड कैप आईटी में हम कोफोर्ज की बात कर रहे हैं। 8,000 रुपए के लेवल हमने देखे। आज भी शुरुआत अच्छी की थी कोफोर्ज ने, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। कोफोर्ज में जिसके तेजी के सौदे हैं नरेश जी, उसको बनाए रखे ना। स्टॉप लॉस क्या होगा आपकी ओर से? यहाँ पे जो रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए, और ओवरऑल व्यू ये है कि ऊपर में 8400 तक जा सकता है, बट 7900 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 7900 का आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस शेयर में। आज देखिए बड़े मूव्स का थोड़ा सा अभाव है, साइडवेज थोड़ा सा बाजार हो रहा है। और एक और आंकड़े आपके सामने में रखूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है ऑलमोस्ट वो बराबरी का था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 900 शेयर हैं तेजी वाले और उसके मुकाबले करीब 1600 शेयर गिरावट वाले हो गए हैं। तो थोड़ा सा टिल्ट फिर से बढ़ रहा है। और मिड कैप में, स्मॉल कैप में वो हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट बढ़ रही है। निफ्टी बिल्कुल सपाट है, 6-7 अंकों की हल्की सी कमजोरी है। निफ्टी बैंक में तेजी जरूर है, 130 अंकों की हल्की सी तेजी, 0.25% की बढ़त निफ्टी बैंक में है। तो ये माहौल है। कम ट्रेड लीजिए, लेकिन जो भी लीजिए अच्छे ट्रेड लीजिए। पुराने अगर ट्रेड हैं उसके बारे में अपने एक्सपर्ट से हम जानकर आपकी रणनीति बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ को लेकर 18 स्वदेश आपको लगातार सावधान कर रहा है। आपको लगातार हम आगाह कर रहे हैं कि कौन कौन से एसएमई के आईपीओ आ रहे हैं और आपको किन आईपीओ में आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी कड़ी में आज हम और कई आईपीओ की चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी शरद दुबे बिल्कुल इस मुहिम को बुलंद किए हुए हैं, 18 स्वदेश पर लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं। देखिए पैसा बनाना चाहिए बाजार में, लेकिन पैसे की सुरक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर हम लगातार आपको सतर्क करते भी हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी लिस्ट लेकर आए हैं और क्या आप कैसे आगाह करेंगे आप निवेशकों को? जी बिल्कुल, एसएमई आईपीओ से जो है सावधान रहें। कुछ कुछ जो इश्यूज आ रहे हैं उसके हमने पूरी डिटेल स्टडी की है। हमने जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस भी रखा और सारे जो हमारे क्वेरीज आते हैं, जो कंसर्न्स हो सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उनको जो है हम कंपनी को मेल भी करते हैं, उनके मर्चेंट बैंकर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और अब से जो है आज सबसे पहला स्टॉक मैं लूँगा डेस्को इंफ्राटेक। आज आखिरी दिन है इनके आईपीओ का। यहाँ पे भी BRLM जो है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स है। 2-3 अहम जो है हम कह सकते हैं कि अब रिस्क्स है जहाँ पे लीगल केसेस कंपनी और प्रमोटर के वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे भी सवाल है और पिछले 1 साल में एक बोनस इशू भी इन्होंने कर दिया 17:1 का। तो ये कुछ जो बात है जो सामने आती है हमारी स्टडी में, जो हमने कंपनी को भी पेश की है। इसके अलावा 2 और कंपनी हैं जिनके दूसरे दिन चल रहे आईपीओ की। सबसे पहले मैं बात करूंगा श्री अहिंसा नेचुरल्स का। यहाँ पे देखें तो बुक रनिंग मैनेजर जो है सृजन अल्फा कैपिटल एडवाइजर्स है। यहाँ पे देखें तो लीगल इन्वेस्टिगेशन जो है पुराने केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के चल रहे हैं। और जो ग्लोबल कैफीन प्राइसेस, इनका जो बिजनेस मॉडल है कैफीन रिलेटेड है और यहाँ पे ग्लोबल कैफीन प्राइसेस ऑलरेडी 50% गिर चुके हैं, हमारे एनालिसिस कह रही है पिछले 1.5 साल में। और जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस है वो भी ओनरशिप पे नहीं है। तो कुछ सवाल उठ रहे हैं इस आईपीओ को लेके। एटीसी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पे जो है मर्चेंट बैंकर है इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे मेजॉरिटी बिजनेस 2 प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी से ही आ रहा है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है ऐसा क्यों आ रहा है। इसके अलावा ग्लोबल टैरिफ चेंजेस जो हो रही है उसके कारण भी जो है कंपनी के बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अभी तक कोई बड़ा ऑर्डर कैपेक्स का भी कंपनी ने नहीं दिया है। तो ये तो 3 एसएमई आईपीओ हो गए जो ऑलरेडी इनके इशू चल रहे हैं। और आज एक और एसएमई आईपीओ का इशू खुल रहा है, उसका नाम है आइडेंटिक्स वेब। ये जो है इसका बुक रनिंग मैनेजर जो है वो है बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स। और कंपनी में जो है 2 या 3 अहम बात सामने आते हैं जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि इसका एक ही कस्टमर जो शॉपिफाई है वहाँ से 85% रेवेन्यू आ रहा है। एक टाइप से रीसेलर है, कुछ बड़ा कोई मोट नहीं है इस बिजनेस में। और ओवरऑल देखा जाए तो कमोडिटी टाइप नेचर बिजनेस है। SaaS प्रोडक्ट को लेके जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम कहते हैं आईटी सेगमेंट में वैल्यूएशंस भी थोड़े आए हैं। और एक और सवाल उठता है
कि FY24 और सेकेंड हाफ FY25 में इनके जो पेयर हैं कोडी टेक्नो लैब्स हैं, इनका जो मार्जिन से ऑल ऑफ अ सडन 2 टाइम्स हो गया है। तो इस पे भी एक सवाल उठता है कि इस बिजनेस में क्या देखा गया एक कमोडिटी बिजनेस में कि इसके मार्जिन जो है 2x हो गए अगर उनके पेयर से कंपेयर करें तो ये अहम जो है रिस्क हमारे सामने आ रहे हैं। ये रेड फ्लैग्स नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ये रिस्क है जो हमारे एनालिसिस में देखने मिली है और हमने ये सवाल जो है कंपनी और उनके मर्चेंट बैंकर दोनों को ही दी है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है आगाह करने के लिए SME IPO स्पेस में हमारे व्यूअर्स के लिए। जोखिम बहुत होते हैं। देखिए SMEs को लेकर ना क्या साइज छोटा होता है, अगर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें वो बड़ा होता है SME के IPO में जो आप निवेश करते हैं, तो आपको ना रिस्क को भली भांति जानना चाहिए कि रिस्क क्या है और वो रिस्क आपको और कोई चैनल बताएगा नहीं। ET नाउ स्वदेश डंके की चोट पर कहता है कि इन रिस्क से आपको हम आगाह करेंगे। हाँ, अगर कहीं कोई अच्छी कंपनी आती है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि हाँ यह कंपनी अच्छी है, लेकिन जो चुनौतियां हैं और जो जोखिम है उन दोनों को आपके सामने रखने का हमारा फर्ज बनता है और इस जिम्मेदारी से हम भली भांति वाकिफ भी हैं। शरद ये रोज काम आपके लिए कर रहे हैं। शरद बहुत शुक्रिया आपका आज फिर से SME के IPO को लेकर इस डिस्कशन का